तो जो और भी साथी जुड़ गए हैं सभी को नमस्कार। तो लास्ट संडे को मीटिंग नहीं कर पाए थे, मैं मानव तीर्थ गया था, तो वहाँ पर साधन भैया ने एक मनन गोष्ठी का कॉन्सेप्ट रखा है। तो उसके बारे में मैं बाकी साथियों से शेयरिंग कर रहा था। अभी आप लोग भी जुड़ गए हैं तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देव भाई, जैसे आपका प्रश्न था, तो वहां पर ना जहाँ पर मेरी एक स्पष्टता बनी, मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों से भी वो शेयर करना चाहता हूँ कि एक तो है मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व। इस रूप में देखते हैं। ये वाली प्रेजेंटेशन आपके पास ना पहले से ही है, ऑलमोस्ट 30-31 स्लाइड की प्रेजेंटेशन है जो जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक में से हमने बनाई थी। फिर दूसरा है जीवन मूल्य, जिसको कह रहे हैं सुख शांति संतोष आनंद। ठीक है। तो बेसिकली ये लक्ष्य है, तो लक्ष्य के रूप में इसको पाना है। तो एक ना सवाल वहां पर चर्चा में उठ के आया, और आप में से भी कोई साथी बताएं। देव भाई, सबसे पहले आप ही बताइए कि आप इसको कैसे देखते हैं कि पहले मानव लक्ष्य अचीव होगा, या पहले ये जीवन मूल्य या जीवन लक्ष्य जो है ये अचीव होगा। ये जो है ना प्रश्न के रूप में उठ, मतलब पहले अपने में सुख शांति संतोष आनंद की स्टेट पहुंचेगी, फिर हमें समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व अनुभव होगा, या पहले वो होगा फिर ये होगा, या दोनों साथ साथ चलेंगे। जैसे समाधान होगा तो सुख होगा, समृद्धि होगी तो शांति होगी, अभय होगा तो संतोष होगा, सह अस्तित्व होगा तो आनंद होगा। तो ये बड़े कॉमन से वर्ड्स हैं, और मैं भी 7-8 साल से इनको यूज कर रहा हूँ, और मैंने अपना एक नोशन सेट किया हुआ था। वहां पर मेरे को एक नया नजरिया मिला जो कि मैं इवेंचुअली आपसे शेयर करूंगा। अभी आप लोग भी अपने में से देख के बताइए कैसा लगता है। देव भाई। भैया मुझे लगता है कि पहले समाधान शायद अचीव होगा पहले, और उस कारण से फिर बेसिकली वो पैरेलल है कि समाधान और उस कारण से फिर सुख की फिर नेक्स्ट जो उसकी वजह से फिर सुख की अनुभूति। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। समाधानित होंगे तो सुखी होंगे, फिर समृद्धि के साथ शांति की फीलिंग आएगी, अभय के साथ संतोष, और सह अस्तित्व के साथ आनंद। ऐसा कह रहे हैं? जी ऐसा। और किसी साथी मतलब प्लीज हम आगे से हम आज ना इस बारे में भी चर्चा करेंगे ही कि हमारे आगे के सेशंस कैसे चलेंगे। हम मतलब लाइक मेरे को ये मनन गोष्ठी के बाद में और अंकित भाई से बात करके भी कुछ आइडिया आया। तो ये हम ना शेयरिंग वाला और इंटरेक्शन वाली चीज जो है इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आप लोग भी इतने सालों से सुन रहे हैं, तो थोड़ा बहुत व्यक्त होने से ही ना आप भी अपने घर में भी बात करने लायक होंगे। सिर्फ सुनने सुनने से जो है वो, देखो बात तो आप लोगों को काम तो अपने क्षेत्र में करना है और अपने घर पे करना है, अपने पे करना है। तो आपका जितना भाषा पे अधिकार बनेगा और अभिव्यक्ति पे अधिकार बनेगा, उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो और भी कोई साथी इसके बारे में बताएं, जैसे देव भाई ने बताया, क्या लगता है? हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते शैलेंद्र भाई। बिल्कुल सही बात है, जैसे जब भैया बोल रहे थे कि समाधान जैसे हमें मिलता है, हमें को अगर किसी बारे में पता भी नहीं है और मेरे को एक सॉल्यूशन मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम है, मतलब साइकिल पंचर हो गई तो अभी कहाँ पंचर ठीक हो जाएगा, तो इससे आराम हो जाता है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे समाधान मिलता जाता है वैसे वैसे हो जाता है। फिर समृद्धि जैसे जैसे पैसा वैसा इकट्ठा हो गया, फिर झंझट खत्म हो गया, तो थोड़ा सा और आराम मिल जाता है। फिर वो पैसा जाएगा नहीं, इधर कुछ होगा नहीं, तभी थोड़ा सा डर कम हो जाता है। बाद में सहस्त्र का जो पढ़ाई करते हैं तब मालूम पड़ता है भैया पानी की जो ठीक से वेस्ट मत करो, लाइट में जलाओ, ये सब कैसा करो वैसा करो, छोटी छोटी बातें पता चल जाती हैं। नॉर्मल में अगर हम जीवन विद्या से नहीं जुड़े होते हैं तब की बात कर रहा हूँ मैं। वो टेप नहीं है मेरे पास। अभी 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 जब हम लोग जीवन विद्या से जुड़ गए हैं और ये दर्शन जब पढ़ रहे हैं तब ये बात मालूम पड़ती है कि मानव लक्ष्य और जीवन मूल्य है। और इस तरीके से ये जब दोनों की हमको समझ में आती है कि अगर समाधान होगा तो सुख होगा। इस तरीके से जीवन लक्ष्य और मानव जीवन मूल्य और मानव लक्ष्य अलग अलग समझ में आए हैं। तो ये बात तो एकदम सही है। ओके, जैसे लिखा है वैसे ही है। ठीक है, ठीक है। और बताएं, और जी कोई साथी? हाँ जी जी, भैया, भगवान भाई। भैया मैं थोड़ा सा विरोधाभास हो रहा है। जैसे आपने भी परिचय में बताया है कि अस्तित्व में सुख ही है, सुख ही मतलब दुख तो है नहीं अस्तित्व में। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अगर मैं समाधानित नहीं हूं
तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि दुखी हूँ या दुख है, और दुख में हूँ तो मैं कभी समाधानित हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है अगर सुखी हूँ तो ही मैं समाधानित अपने आप को बोल सकता हूँ। अगर मैं सुखी नहीं हूँ तो समाधानित कहना मेरे लिए ऐसा हो जाएगा कि मतलब फिर वो मेरे प्रमाण में दिखेगा नहीं, क्या कि क्योंकि सुख जब है तभी समाधान है। मतलब मुझे ऐसा लगता है एक दूसरे के पूरक हैं भैया। बिल्कुल मतलब अलग नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है। तो ऐसे में मतलब एक चीज और भी साथ में देख सकते हैं कि एक सूत्र जैसे ना बड़ा बार बार जो है वो आता ही है इसमें, जितने हम शिविर वगैरह करते हैं और जितना हम पढ़ते हैं, समाधान ही सुख है ना। तो मतलब उसको भी हम कैसे देखते हैं, ये भी साथ में चलता रहे। तो जब कह रहे हैं कि समाधान ही सुख है, इसका क्या मतलब निकलता है भैया? मतलब इसका मतलब तो यही समझ पा रहा हूँ कि भैया जो समाधानित है वो सुखी है, और जो सुखी है वही समाधानित है। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, जी। गुड, वेरी गुड। और भी साथी जो पार्टिसिपेट करना चाहें इसमें, वो अपनी तरफ से बताएं। जो प्रश्न है वो रखा ही गया है कि मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य। तो ये मतलब पहले एक पूरा होगा चारों के चारों, फिर दूसरा शुरू होगा, या पहले दूसरा पूरा होगा फिर पहला होगा, या दोनों साथ साथ चलेंगे वन बाय वन, मतलब समाधान के साथ सुख समृद्धि के साथ? क्या और कौन साथी बताना चाहते हैं? प्लीज सभी ट्राई करें। शालिनी दीदी। नमस्ते सभी को। ये सब मुझे एकदम ये लगता है कि ये साथ साथ होने वाली घटनाएं हैं। हम एक को अलग नहीं कर सकते। जैसे हम क्रियाएं भी देखते हैं तो हम ये नहीं सोच सकते कि मेरा पहले वो विचार मतलब मेरे पहले अनुभव में आएगा उसके बाद मैं उसको करूंगा, नहीं। हम जैसे 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 कोई स्तर पे हमारा समाधान होता रहता है हमारे। और जैसे भुवन भैया ने बोला कि सुख है ही, लेकिन हम सुखी नहीं है। जो हमारा जो सुख है वो हो नहीं पा रहा क्योंकि हम समाधानित नहीं है। तो जैसे जैसे समाधान हमारे अंदर स्थापित होता जाएगा, हम कंटेंट होते जाएंगे, वैसे वैसे सुख की अनुभूति हमें होते जाएगी। तो ये स्टेप वाइज आगे हम बढ़ते जाएंगे, और उसी के साथ हमें अपने आप मतलब ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि समृद्धि का भाव भी आने लगता है। जैसे जैसे हमारी कंटेनमेंट बढ़ती है, समाधानित होते हैं, और समृद्धि का भाव आता ही है हमारे अंदर कि समृद्धि है, वो भी है हमारे साथ। हम उसको पहचान नहीं पा रहे। और फिर एक स्टेप और और फिर आगे उससे जाते हैं। फैमिली अभय को फैमिली कैसे में देख? फिर शांति का भाव बनने लगता है, क्योंकि मतलब इसको मैं फैमिली के साथ जोड़ रही हूँ कि फैमिली में फिर शांति होने लगती है। ठीक है, कि इसमें ये बोल सकते हैं कि चीजों का अभाव नहीं रहता। तो उससे जब समृद्धि का भाव आया, अभाव कम हुआ, उससे फिर शांति घर में बनने लगी। फिर धीरे धीरे अभय का स्टेप आने लगता है ना। जब समृद्धि आएगी तो अभय उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जब समृद्ध फील करेंगे तो भय की फीलिंग थोड़ी कम होती जाएगी। ओके। और फिर संतोष उसके साथ है ना। तो पहले अभय की फीलिंग आएगी फिर मैं संतोष महसूस करूंगा, या पहले मुझ में संतोष की फीलिंग आएगी और फिर मैं अभय महसूस करूंगा? मतलब मैं अभय महसूस, ये एक तो ये जो अभय शब्द है इसको भी आप कैसे देखते हैं? ये मैं अभयता महसूस कर रहा हूं, इसको अभय कह रहे हैं, या समाज में अभयता का वातावरण है उसको अभय कह रहे हैं? हाँ, अब इसमें दो बातें हैं। अब जो आज हम इनसिक्योरिटीज फील कर रहे हैं, डेफिनेटली इसका सामाजिक धरातल पे बहुत ज्यादा महत्व है। हम अभयता को मतलब भय को पूरी तरह से तो मिटा नहीं सकते क्योंकि समाज के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ भय जो मेरे पर्सनल रहते हैं, है ना, या मेरी फैमिली को लेके रहते हैं, वो थोड़े से मुझे लगता है रिजॉल्व होते हैं।
ऐसा मैं इसको देख पा रही हूँ। हाँ, तो ये ठीक वो दीदी उसमें तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो मेरे या मेरे फैमिली वाले हैं वो तो सुख शांति में या समाधान समृद्धि में ही कैप्चर हो जाएंगे, मतलब वो वहीं पे ही हैंडल हो जाएंगे, क्योंकि वही इंडिविजुअल के लेवल पे या परिवार पे लेवल पे करने वाला काम है। जब हम समाज की बात कर रहे हैं तो अभयता की बात कर रहे हैं, और फिर धरती पे चारों अवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं। राइट भैया, राइट, करेक्ट। तो ये अभय और संतोष, ये जो है, ये इसकी सीक्वेंसिंग जो है, ये अपने में अब सोचने का मुद्दा है कि पहले मुझ में संतोष का भाव आएगा, फिर समाज में अभयता का वातावरण बनेगा, या पहले समाज में अभयता होगी तो मुझ में संतोष का भाव आएगा। ये जो है प्रश्न को इस तरह से डिस्कशन में, चर्चा में आया था। इसका जवाब आप दे दें भैया। नहीं, मेरे पास भी नहीं था, मेरे को भी वहां से नया एंगल मिला, लेकिन अभी ये आप सब सोच रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये अच्छा है, क्योंकि अपनी स्थिति का भी ना ऐसे ही चर्चाओं में आंकलन भी होता है कि मैं भी इसको कैसे देखता हूँ। और जो पुराने साथी हैं जो शिविर वगैरह किए हैं, वो प्लीज अपनी तरफ से शेयर करें। उमा शंकर भाई हैं, वर्षा दीदी हैं, है ना, वर्षा बिटिया, प्रतिभा जी, आप लोग मतलब जो मतलब अच्छे से सुन रहे हैं इन बातों को काफी समय से, कई सालों से, आप बताएं कैसे देखते हैं इसको। भैया मैं कहना चाहूँगा कुछ। प्लीज आपका भैया ताकि राजू। जो समाधान है, मैं अपने में देखता हूँ कि समाधान स्वयं में देखने वाली चीज है, कि जैसे जैसे मैं स्वयं में समाधानित हो जाता हूँ, मुझे सोल्यूशन मिलते जाते हैं, तो मैं वैसे वैसे सुखी होता जाता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। और समृद्धि को मैं देखता हूँ परिवार के लेवल पे, कि जैसे जैसे मेरे में समृद्धि का भाव आता है, पैसा आने के बाद भी मेरे को लगता है कि जो मेरा अभाव है, जो मेरे में अभाव खत्म हो जाता है बिल्कुल, कि कोई अभाव नहीं है, ऐसा मैं फील करने लगता हूँ, तो मेरे परिवार में भी शांति आने लगती है, ऐसा मुझे फील होता है। और अभय और सह-अस्तित्व को अभय को मैं समाज के लेवल पे देखता हूँ, कि जैसे जैसे कि हम स्वयं समाधानित होते हैं, तो दूसरा वाला अपने स्वयं में समाधानित होता है, तो दोनों मिलकर एक समाज बनाते हैं। जब समाज बनता है तो अभयता आती है, तो हमें मुझ में और दूसरे में भी संतोष का भाव आता है, ऐसा मेरा फील होता है। और सह-अस्तित्व तो चारों अवस्थाओं को लेके जुड़ा हुआ है, कि चारों अवस्थाओं में एक सब कुछ एक लाइन से चलेगा, बिल्कुल सही से चलेगा, तो सब आनंदित हो जाएंगे, ऐसा फील होता है। नहीं तो सब आनंदित होंगे, उसको आनंद की फीलिंग कह रहे हैं, या मुझ में आनंद की फीलिंग? मेरे को लगता है इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा, कि सब आनंदित होंगे तो मैं साथ साथ होऊंगा ही होऊंगा, ऐसा ही होगा, उस सब के अंदर मैं भी शामिल हूँ। यहाँ पर ना भैया, जब वहां पर भी ये चर्चा हो रही थी, तो हल्के से एक कल्पना के रूप में ऐसा भी ध्यान गया कि मतलब अगर बाबा जी की स्थिति का भी हम अनुमान लगाएं, तो हम क्या कहेंगे कि मतलब बाबा जी जो है वो सुख, शांति, संतोष, आनंद, इन भाव के साथ में जी रहे थे, या अभी वो संतोष आनंद तक नहीं पहुंचे थे? क्योंकि अभी देखो धरती पे ग्लोबल वार्मिंग है, तो वो तो है ही है, अभी भी है ना, चीजें गलत हो रही हैं, धरती पे हो ही रही हैं, अपराध भी हो रहा है, भय का वातावरण भी है। तो जब तक वो समाज में वो वाला वातावरण बना हुआ है, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति आनंद के साथ में जी सकता है या संतोष के साथ में जी सकता है, चाहे वो बाबा जी ही हो? भैया मुझे ऐसा अभी भी फील हुआ, आपने जैसे कहा बाबा जी आनंदित होंगे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि और समाज को भी लेके कुछ ना कुछ तो सोचते होंगे कि हाँ ये कमी रह गई, ये कमी रह गई शायद, तो उसमें आनंद में कुछ कमी रह सकती होगी शायद, कह नहीं सकता आपकी बात, है ना। तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ये सारी चीजें ना मनन गोष्ठी में निकली। बताएं, और बताएं, कौन साथी बोल रहे हैं? एक्चुअली सेम क्वेश्चन ना, लास्ट हाँ। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने रखा था अपनी चर्चाओं में, कि अगर पूरे जगत में जो प्रॉब्लम चल रही हैं, उसके बाद फिर बाबा जी जागृति का अनुभव कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो लेकिन अभी ओवर द टाइम शायद थोड़ी बहुत समझ बनी है कि ये यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी की बात ना करके उस भाव की बात हो रही है। इनफैक्ट आपने एक एग्जांपल जो बार बार मेरे को स्ट्राइक करता रहता है, वो आपने ही दिया था, वो बस में क्यू लगा के चढ़ने का या ना चढ़ पाने का।
बेसिकली आई एम लाइक जागृत रेडी, या फिर ना वो रेडीनेस है वो उस चीज के लिए कि सिचुएशन इस तरह की जब बनेगी, माहौल जब इस तरह का बनेगा, है ना, उसके लिए मैं अग्रसर हूँ। और उसके लिए मैं मतलब मैं सबसे पहले तो उसको मैं जितना हो सकता है स्प्रेड करने का कोशिश में हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे अंदर वो भाव बना हुआ है, पहले से ही एग्जिस्ट करता है। जस्ट दैट उसको ग्राउंड पर सबके साथ होने की बस देरी भर है। और कौन बताएंगे? भैया मुझे लगता है कि बाबा जी आनंदित थे, क्योंकि उन्होंने उनको अनुभव हो गया था और वो प्रमाण भी दे रहे थे, है ना, प्रमाणित भी थे, तो इस कारण से वो आनंदित थे, ऐसा मैं इसको देख पा रही हूँ। आप बताएं। हाँ, बताते हैं। पहले बाकी साथी भी शेयर कर ले, मैं भी बताऊंगा। इन द सेंस मैं ये नहीं क्लेम करूंगा कि मुझे मालूम है, लेकिन जो चर्चाओं से निकल के आया और जो मेरा निष्कर्ष बना इस सारे प्रोसेस में ना, इवेंचुअली मेरे को ऐसा लगता है, और मैं आपके सामने भी हम इसी भाषा के साथ में चलेंगे कि हम सब समझ रहे हैं और समझने के क्रम में अपने कुछ कुछ निष्कर्ष से बना रहे हैं। लेकिन जब तक आदमी अनुभव संपन्न नहीं हो जाता तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि जो मैंने अभी तक निष्कर्ष निकाला है वो सही है या नहीं है। तो एक ओपन टू चेंज जो है ना, वो एक क्लॉज जो है वो रहता है कि अभी ऐसा सोच रहा हूँ और पता चलेगा तो इसको रिव्यू भी कर लेंगे। तो मैं भी जो अभी तक जो सोच रहा हूँ उसको रख ही दूंगा। लेकिन मेरे मन में है कि बाकी भी जो साथी जो मैं नाम दे रहा हूँ, वर्षा जी ने अनम्यूट किया है। हाँ वर्षा बेटे बताएं। जी जी भैया जी, जैसे मेरा ध्यान इस तरफ भी जाता है कि जब हम ये कहते हैं कि आनंदित, तो ये सीधे ही जीवन क्रिया के पूर्ण होने से जुड़ता है। दूसरी तरफ ध्यान ये जाता है कि जब ये कह रहे हैं आनंदित, तो ज्ञान को समझकर, अस्तित्व में जो ज्ञान है उसको समझकर वो आनंदित होना संभव हो पाता है। तो बाबा जी, आदरणीय नागराज जी, अपने व्यक्तिगत रूप में आनंदित हो पाए और उसको वो प्रमाणित भी कर पाए। और वो ये हमेशा बोलते थे कि मैं हमेशा आराम में हूँ, जैसे जो उन्होंने बोला, तो इससे ये समझ में आता है कि वो आनंदित रहे। दूसरा, जैसे हमने कहा कि आनंद को क्या फिर समाज से जोड़ा जाए, तो ये एक व्यक्तिगत बात है कि एक व्यक्तिगत रूप में एक मानव संपूर्ण हो सकता है। और जब वो मानव संपूर्ण हो जाएगा तो जीता जागता मानव, इतना खूबसूरत मानव जब इस समाज में जिएगा, तो उससे प्रेरणा पाकर और उसके प्रमाण से प्रेरणा पाकर और अन्य मानव भी अपने आप में ऐसे समझ को अपने में इम्बाइब कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसी इसी विधि से फिर परंपरा बनेगी। लेकिन फिर हम ये कहें कि समाज के अंदर इतना सब कुछ नेगेटिव है, तो हम कैसे कहें कि वो व्यक्तिगत लेवल पर आनंदित रहें? तो फिर तो सीधी बात ये हो गई कि हम अपनी खुशी के लिए निर्भर हो गए, तो कभी मानव पूरी तरह से खुशी के उस अनुभव को कर ही नहीं पाएगा, है ना? तो इस तरफ ध्यान जाता है तो पूरा होता है कि एक मानव अपने आप में पूरा है और अपनी खुशी को भी पूरा कर सकता है और फिर वो प्रमाण बन सकता है। तो इस विधि से, और फिर हम ये खुद भी कह रहे हैं कि जागृति क्रम है, तो जागृति क्रम है तो ये तो होगा ही कि कुछ मानव ना समझ होंगे और कोई मानव प्रमाण को प्रस्तुत करेंगे, वो प्रेरणा पाएंगे। ऐसा मेरा ध्यान जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और बताएं उमाशंकर भाई, प्रतिभा जी। भैया जी, अभय को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान जाता है कि हाँ। जब मानव वस्तु मूलक जीता है तो वो अभय में रहता है, और जब मानव ज्ञान मूलक जीता है या ज्ञान मूलक विचार भी करता है तो वो समाधानित होता है, और उसमें जो फियर है वो स्थिर हो जाता है कि फियर रहता ही नहीं है। और दूसरा, अस्तित्व की तरफ जब मैं अपना इंडिविजुअल लेवल पर ये बात रख रही हूँ कि जब अस्तित्व के नियम को देखती हूँ या अस्तित्व को देखती हूँ कि सब कुछ कितना व्यवस्थित है, तो मुझे किस बात का डर है कि कोई चीज पूरी होगी, कोई चीज पूरी नहीं होगी, या मुझे कभी खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसा ध्यान जाता है कि सब कुछ पूरा होगा, सिर्फ समझ को पूरा करने की देर है। तो ये सीधी बात फिर ज्ञान से जुड़ती है कि जब जब मैं ज्ञान मूलक जीने का प्रयास भी करती हूँ, तो वो जो फियर मन में व्यक्तिगत लेवल पर है वो खत्म होता है। और दूसरा, जब जब मैं वस्तु मूलक जीती हूँ तो वस्तु का तो फिर निरंतरता वैसे भी नहीं है, तो वो फियर का कारण बनता है। ऐसा भी मैंने बहुत निष्कर्ष के रूप में अपनी जिंदगी में कुछ पिछले महीनों मैंने देखा। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बताएं।
जिन भी साथियों ने शिविर कर लिए हैं, ये पुस्तक हमारे साथ-साथ पूरी नहीं तो काफ़ी सारी पढ़ी है, अलग से पूरी पढ़ी हो, है ना? वो साथी जॉइन कर बोलने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बाकी कुछ साथी जिन्होंने नहीं किया है लेकिन बोलने का मन है अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए, वो भी बोल सकते हैं। एसके तिब्रेवाल भाई, शालिन अपना और कौन है? नलिनी जी, है ना? जिन भी लोगों ने नहीं बोला, मनोज भाई, जी, जी। जी, प्रणाम भाई साहब। प्रणाम सर। नमस्कार। प्रणाम। ये हमने सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से भाई साहब इसको पढ़ा है, आपने क्लियर किया है और जैसा विदित है, जैसा समझ में आ रहा है, इसको जीवन में जीने की प्रेरणा से जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ध्यान में ये आया है कि हमारे चारों तरफ बड़ी अव्यवस्था है। हमारा समाज, हमारे समाज के जो नियम हैं, इनको हमने जो पढ़ा है, जो ग्रहण किया है, इनसे सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं, तालमेल बैठा रहे हैं। और हमने जो पढ़ा है जैसे मानव का लक्ष्य, तो इसको अपने में स्वयं में देखना और प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, इसको जीवन में उतारना, उससे क्या है, सब्जेक्ट काफ़ी गहरा उतरता है, चीज़ें समझ में आती है और जैसा हमने देखा मानवतापूर्ण आचरण हमारे आचरण में आने लगता है। तो गति तेज हो जाती है पढ़ने की, पठन में भी मन लगता है। तो इसमें जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, समाधान, तो सब धीरे-धीरे पहले तो ये लगता ही नहीं था, समाधान बड़ा वैज्ञ शब्द, तो इसकी धीरे सिर्फ मुझे ही नहीं आवाज़ आ रही है एसके भाई की, या नहीं आ रही है भाई। नहीं आ अच्छा, रही? अब आ रही है भाई साहब? हाँ, अब आई। जी, थोड़ा यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, काफ़ी बारिश हुई कल से। हुँ, हुँ। थोड़ा-थोड़ा कभी चला जाता है, इसलिए लेट जॉइन कर हुँ, पाया हुँ, मैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो भाई साहब मैं कह रहा था समाधान, काफ़ी प्रयास करने पे ये समाधान समझ में आया, समाधान बड़ा गहरा है। हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है, हम क्या सोच रहे हैं, तो उसमें क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पज़ क्या है? तो आज हमारी जो शिक्षा है, वो हमें सॉल्यूशन ही नहीं दी, हमें आधार में छोड़ दिया। हर हम क्यों कर रहे हैं, तो हम आवेश में, दबाव में, प्रभाव में और इन सब कारणों से कोई काम करते हैं, विचार करते हैं, तो वो बड़ा कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो धीरे-धीरे समाधान समझ में आ रहा है और थोड़ा समय देता हूँ मैं कि भाई क्यों कर रहा हूँ, कोई विचार है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण करता हूँ, जाँचता, मानना करते हैं। तो समाधान से तो एक बहुत अच्छा होता है कि बड़ा ही रिलैक्स होते हैं और धीरे-धीरे स्मृति का भाव आ जाता है। लेकिन इसमें अभी जैसा मैं देख रहा हूँ समय लगेगा और कई मामलों में अभय भी आया है, नहीं तो हम तो डर के ही जीते हैं। ऐसा सिस्टम बन गया, हर जगह डरना, हर जगह क्या होगा। आज आप देखिए टीवी में भी इनडायरेक्टली डरा रहे हैं, लोग डरा रहे हैं, तो थोड़ा ये अभय भी क्लियर हुआ है। अब रहा सहअस्तित्व, थोड़ा जीने में नहीं आ रहा है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छे से क्लियरिटी बनी, फिर जीवन मूल्य समझ में तो आ रहा है, लेकिन इसे मैं जीवन में नहीं देख पा रहा हूँ, सुख, शांति, संतोष, आनंद। हाँ, जिसको हम सुख समझते थे वो सुख छूट रहा है धीरे-धीरे। वो बकवास की बातें, व्यर्थ चीज़ों में, वो सुख, निरंतर सुख का और समझने का प्रयास चल रहा है। इसको थोड़ा-थोड़ा और समझ रहा हूँ। जितना पढ़ रहा हूँ उतनी क्लैरिटी बन रही है। फिर मानव मूल्य तो नहीं, पठन से मानव मूल्य की अभी बात नहीं कर रहे भैया, बस स्लाइड में सिर्फ मानव लक्ष्य और जीवन मूल्य में जी, जी। कैसे-कैसे अचीव होगा, ये प्रश्न था अच्छा, भैया। शायद आपने शुरू में देर से मैं जॉइन किया तो नहीं प्रश्न कर का। पाया। अच्छा, हाँ। तो ठीक है।
तो प्रश्न ये था कि ये मानव लक्ष्य ये है, मतलब गोल के रूप में ये है, और जीवन लक्ष्य, जीवन मूल्य को ही जीवन लक्ष्य कहा है, ये है। तो प्रश्न ये था कि ये अचीव कैसे होगा? पहले पूरा मानव लक्ष्य अचीव होगा, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, फिर सुख, शांति, संतोष, आनंद होगा, या पहले सुख, शांति, संतोष, आनंद होगा, फिर समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व होगा, या पहले समाधान और सुख होगा, फिर अगले चरण में समृद्धि और शांति होगी, फिर अगले चरण में अभय और संतोष होगा, फिर सह अस्तित्व और आनंद होगा? तो ये ऐसा प्रश्न जो है ये हम लोगों का चर्चा में चल रहा था भैया। अच्छा। तो मुझे जहां तक समझ में आया भाई साहब, सबसे पहले तो समाधान होगा, बिना इसके कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये मन के तल में है। हम जैसे समझे, हमने मध्यांश को, मन को, चित्त को, वृत्ति को समझा है, तो सबसे पहले तो समाधान होगा। समाधान होने पे सुख की प्राप्ति होगी, एक क्लियर विजन बनेगा। फिर उसके बाद भाई साहब समृद्धि आएगी। जब समृद्धि धीरे धीरे आभास हमें होने लगेगा तो शांति प्रकट होने लगेगी। फिर उसके बाद अपने में कॉन्फिडेंस, स्वयं में विश्वास, जो आपने बताया था, स्वयं में विश्वास, प्रतिभा, व्यक्तित्व में संतुलन, फिर अभय होगा भाई साहब। अभय के साथ साथ संतोष आने लगेगा। फिर उसके बाद भाई साहब जैसे मुझे लगता है सह अस्तित्व और आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा समझना है। चलिए ठीक है, इसको अभी समराइज करेंगे थोड़ी देर में। जो 2-3 साथियों ने अभी तक शेयरिंग नहीं किया है उनको भी ऑफर कर देते हैं, वो भी अगर करना चाहें स्वेच्छा से तो अच्छा रहेगा। जो मैं नाम देख रहा हूँ तो मनोज गुप्ता जी, कांता महाजन जी अभी अभी ज्वाइन की हैं, नलिनी जी अनम्यूट कर लिया। नलिनी जी आप ही पहले रखें प्लीज। जी भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऑफर इस प्रकार से आप स्पष्ट रूप से रखते हैं। बाकी जैसे सभी ने अध्ययन किया है और सालों से लगे हुए हैं, उनकी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से बहुत सभी के लिए फायदेमंद होता है। मैंने अभी अध्ययन नहीं किया है, केवल परिचय शिविर ही की हूँ। तो मैं जहाँ तक इसको समझ पा रही हूँ भैया कि ये दोनों जो है साथ साथ ही होते हैं, ऐसा देखती हूँ। तो भैया मतलब बाबा जी तो जरूर आनंदित होंगे ही, मतलब जब व्यापक में उनको व्यापक को अनुभव कर लिए हैं और सह अस्तित्व को आधार के रूप में देख चुके हैं, तो वो आनंदित होंगे ही। और उनको किसी चीज का भय तो होगा नहीं, और भय फैलने वाला, इसलिए उनका आचरण, उनके कार्यक्रम, उनके विचार सभी बिल्कुल सुनिश्चित होंगे। ऐसा मैं देख पाती हूँ भैया। दीदी आप कौन से सिटी से हैं, कहाँ रहते हैं? मैं भिलाई छत्तीसगढ़ में हूँ भैया जी। ओके तो यहाँ पर हाँ बढ़िया। तो आपका परिचय शिविर कब हुआ था पहला? मैं अभी कुछ ही मतलब लास्ट जनवरी में की हूँ, इसी जनवरी में। मतलब कहाँ पे? अचोटी में? जी अचोटी में भैया जी। तो किसने लिया था शिविर दीदी? सुरेंद्र पाल भैया जी ने। बहुत अच्छा। ठीक। और मेरा भी प्रयास था, उनका अध्ययन शिविर चल रहा है, तो थोड़ा सा मतलब पारिवारिक इससे मैं नहीं ज्वाइन कर पाई, और ठीक। आपके उसमें जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा। और जो मैं नाम देख रहा हूँ तो मनोज गुप्ता जी और कांता दीदी, ये दो दिख रहे हैं। अगर आप लोग भी जो प्रश्न चल रहा है उस पर अपना कुछ अभिव्यक्ति देना चाहें तो। भैया मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम। प्रणाम भैया, आ रही है आवाज। भैया मैंने भी ज्यादा कुछ अभी नहीं अध्ययन कर पाया हूँ, कारण कि मैं रेगुलर आपके सेशन में नहीं आ पाता हूँ। आज लगभग 2 महीने बाद शायद इस सेशन में आया हूँ मैं आज। और केवल जीवन परिचय शिविर ही मैंने किया है, और वो शुक्ला सर का जो था, श्रवण शुक्ला सर का, बिजनौर में किया था। जनवरी में नहीं, दिसंबर में मैंने किया था। हाँ जी। तो अभी समझ ही रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर स्पष्ट रूप से ऐसा रखते। देखिए हम लोगों ने ना, जब मैं शुरू किया था बात को कि लास्ट 1 वीक में मानव तीर्थ में था रायपुर के पास में, तो वहां पर एक मनन गोष्ठी हो रही थी। तो मनन गोष्ठी का फॉर्मेट भी ना, ये सभी साथियों की सूचना के लिए है कि ऐसा ही था कि कुछ साथी तो
ऐसा ही कह रहे थे कि हम कुछ सालों से समझ रहे हैं और कुछ-कुछ अभिव्यक्ति कर सकते हैं और करना चाहते भी हैं। और कुछ साथी वहां पर ऐसे बैठे थे जिनका अपना स्वमूल्यांकन ये था कि भैया अभी मैं इतना समझा ही नहीं हूं कि मैं ज्यादा अभिव्यक्त हो पाऊं, और अभिव्यक्त होऊंगा तो ऐसे ही सबका बहुमूल्य समय जो है वो कहीं व्यर्थ भी ना हो। तो वो ऑब्जर्वर के रूप में बैठे थे वहां पर कि भैया ये जो हो रहा है डिस्कशन, मुझे ये सुन के अच्छा लग रहा है, मुझे बैठने में मन है, लेकिन मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा या मिनिमम करूंगा। कभी कोई प्रश्न होगा तो पूछ लूंगा, या कहीं कहीं पर मेरा कुछ व्यू होगा तो मैं उसको रख दूंगा। तो हम सब साथी भी आने वाले सत्रों में ये जैसे इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, चलाएंगे, तो अपनी अपनी ना स्थिति के हिसाब से आंकलन कर लें कि मैं इन सेशंस में ज्यादातर मेन पार्टिसिपेंट की भूमिका में रहूंगा या ऑब्जर्वर की भूमिका में रहूंगा, है ना। तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, सबका स्वागत है। यहाँ पर आप ऑब्जर्वर की भूमिका में भी रह सकते हैं कि बाकी सब चर्चा करेंगे, उससे आपकी स्पष्टता बनती हो, हमें उसमें भी सबको काफी खुशी होगी। देव भाई ऐसा ठीक है ना? जी भैया बिल्कुल, है ना। तो लेकिन मेरी ऐसी अपेक्षा है कि जो लोग कम से कम 3-4 परिचय शिविर कर चुके हैं और काफी मतलब 1-2 साल से अध्ययन के कई सत्र कर चुके हैं, कई रिकॉर्डिंग्स देख चुके हैं, है ना, और ये JV1 परिचय को भी मतलब जब हमने अभी किया या अदरवाइज पढ़ा है, तो वो सेशंस में रहें, लगातार रहें। मैक्सिमम कभी कभी नहीं रह पाते, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करें कि ये 8 से 9:30 वाला जब आगे से चलेगा तो उसमें लगातार रहें। और हमने जो डिस्कस करना है वो हम हर मीटिंग में अगले संडे को क्या डिस्कस करना है वो पहले ही डिफाइन कर लेंगे, तो आप लोग का मनन भी चलता रहे उस पूरे सप्ताह में कि भैया इस बिंदु पे बात रखनी है थोड़ी सी। आप चाहें तो अपने साथ में 2-4 स्लाइड्स भी प्रिपेयर करके आए, जैसे मैं भी जैसे जैसे समझता हूं तो आप तक बात अच्छे से पहुंचा पाऊं, है ना, या अपनी बात को ठीक से रख पाऊं, तो सामने स्लाइड पे लिखने से अच्छा रहता है। ये स्लाइड ना होती, हम सिर्फ बात कर रहे होते तो कई बार ऐसा लगता है कि बोलो वो शब्द जो है वो कल्पना में खो जाते हैं, सामने लिखे रहने से, देखने से उनको एक अच्छा रहता है। तो आप भी जब हम चर्चा करें तो जैसे जैसे आपको ठीक लगे, कुछ अपना कोई डायग्राम बनाना हो, फ्लो चार्ट बनाना हो, कुछ कहीं रेफरेंस से कुछ लिखा हुआ है बाबा जी ने कहीं पर, उसको सामने लिख के चर्चा में बात अपनी रखना चाहें, ये सब जो है हम कर सकते हैं। तो इसको हम मतलब डिटेल में अभी इस पॉइंट को क्लोज करने के बाद में करेंगे। तो अभी और किसी का मन है कुछ तो बताएं। मनोज भाई का भी हो गया। कांता दीदी आप कुछ रखेंगी बात को? मनोहर जी, प्रतिभा जी, चलिए बाकी सब, उमा भाई, उमा शंकर भाई। हाँ भैया नमस्कार। हाँ जी नमस्कार नमस्ते। सभी साथियों को नमस्ते। जो भी मध्य दर्शन के अध्ययन में जुड़े हुए हैं, उन सभी का नमस्कार। हाँ। भैया जैसे आपका क्वेश्चन था कि पहले क्या आएगा, है ना, तो मैं जब अभी आपका पूरा बात सुन रहा था, लेकिन आंसर देने के मतलब नहीं थे इसमें, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा सुनूं, पहले सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, तो उसमें ऐसे देख पाए भैया कि ये डायरेक्ट शब्द हमको कनेक्ट हो गया समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी पर, है ना। तो वहां से जब मैं देख पा रहा हूँ, इस जैसे ये रखे आप स्लाइड, वैसे मेरा कनेक्शन वहीं पर फिट हो गया, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी पर जाकर के। तो मैंने देखा कि ये जो चारों जो स्थिति है, भाव की जो स्थिति है, जो अपने अंदर में होता है, सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये चारों स्थिति समझदार जैसे जैसे मैं होते जाता हूँ, वैसे वैसे इस लेवल को मैं अचीव करते जाता हूँ, ऐसे हमको देखने में जो मिल रहा है। और उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जब मैं कैसे पाऊंगा सुख को, तो और नजदीक जाता हूँ तो अपने कार्य और व्यवहार को देखता हूँ कि ये जो कार्य और व्यवहार मैं करता हूँ, तो फिर उसके बाद कार्य और व्यवहार करने वक्त में मैं जो मध्य दर्शन में जो
बातें बताई गई हैं, जो लिखा गया है बार बार पढ़ने से, उस नियम को मैं रिकॉल करता हूँ, याद करता हूँ, और फिर देखता हूँ कि क्या उस नियम के साथ मैं यहाँ पर तालमेल या उस नियम को सही पूर्वक जी पा रहा हूँ, नहीं जी पा रहा हूँ। तो वैसे वैसे ही सुख की लेवल बढ़ती जाती है, अपने में भी, अपने में ही बढ़ती है। तो पहले तो हमको लगता है कि भैया सुख ही आता है ना, उसके बाद ही आगे की फैलाव होता है, उसी आगे की फैलाव की स्थिति का ही नाम शांति है, संतोष है, आनंद है। और ये अपने अंदर पहले आए। तो एक सूत्र भी है कि जो जिसके पास है वही दूसरे को देगा। तो पहले मेरे पास आ जाए वो चीजें, वो स्थिति, तभी मैं किसी दूसरे को दे सकता हूँ। तो ये तो पहले अंदर में अपने होनी चाहिए। और ये वो होती है, जैसे आप समाधान कहे, तो समाधान को जब मैं गौर से देखने जाता हूँ तो फिर वही कार्य व्यवहार को ही देख पाता हूँ। कार्य व्यवहार को जब हम देख पाता हूँ, देखने के लिए जाता हूँ, तो मैं फिर ये देखता हूँ कि क्या वो किस नियम से घटित हो रहा है। जब उस नियम को मैं समझ लेता हूँ, घटना को नहीं, नियम, उसके मूल में, उस घटना के मूल में क्या नियम घटित हो रहा है, उस नियम को जब मैं समझ लेता हूँ, तब मैं सुखी पूर्वक जीता हूँ। ऐसा मुझे जो अभी तक समझ में आया है, और मैं ये उसको अपने व्यवहार में लाता भी हूँ। जनरली उतना नहीं पकड़ पाता हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ जब मैं फंसता हूँ, तो दर्शन का जो नियम है, उस नियम को मैं वहां पर ढूंढता हूँ, और फिर उनको बिठाता हूँ, और फिर देखता हूँ, और देखने के बाद फिर हमको समझ में जब आता है, तो उसी समय हमको फिर सुख की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा देखने को मिलता है भैया हमें। तो भैया जो मूल प्रश्न था कि इसका क्रम कैसा रहेगा, पहले पूरा जीवन मूल्य आनंद तक हम अचीव करेंगे, फिर समाधान समृद्धि की गाड़ी चलेगी, या पहले मानव लक्ष्य को सह अस्तित्व तक चलाएंगे, फिर जीवन मूल्य लक्ष्य सुख शांति संतोष आनंद आएगा, या हर एक एक कदम साथ साथ पैरेलल में चलेगा, समाधान के साथ सुख होगा, फिर अगली स्थिति समृद्धि की आएगी तो शांति का फीलिंग होगा, फिर अभय की आएगी तो संतोष का होगा, सह अस्तित्व की आएगी तो आनंद का होगा। इसको कैसे देखते हैं? मूल प्रश्न ये था भैया। ऐसे हमको देखने को मिलता है ये मूल प्रश्न में, कि ये सब चीज जो है साथ साथ घटित होती जाती है। ऐसा मैं देख पाता हूँ, कोई एक चीज क्रम से नहीं। जैसे सुख घटित हुआ, उसी समय में आपको अगर आपकी समझदारी का लेवल, फिर मैं वही बोलूंगा कि वो समझदारी के लेवल, फिर कितना ईमानदारी पूर्वक, फिर कितना जिम्मेदारी पूर्वक, कितना भागीदारी पूर्वक आप जीते हैं, ऐसे जब फैलाव देखता हूँ, तो ये सब कुछ हमको एक इकट्ठा ही नजर आता है। कोई अलग अलग पैकेज में नजर नहीं आता है। ये मेरा अपना खुद का फीलिंग जो आया है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी भैया आप क्लियर करेंगे इसके बारे में। ठीक। मैं देखिए भैया, मैं भी जैसे बताता हूँ कि जैसे समझा हूँ अभी तक, उतनी ही मैं भी बात रखूंगा। प्रतिभा जी की भी शेयरिंग ले लेते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। जैसे बस मैं वो लेट ज्वाइन किया था, मैं थोड़ा क्लियर नहीं थी क्वेश्चन क्या चल रहा था। अभी तो क्लियर हो गया बताया ना, तो हाँ जी, हाँ अभी क्लियर हो गया, इसलिए मैंने फिर वो अनम्यूट किया। ठीक है। ये जैसे हम दो चीज के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं कि मानव लक्ष्य और जीवन मूल्य। मतलब ये मानव लक्ष्य जीवन मूल्य तो इंटर रिलेटेड है, और सभी मानव के लिए एक सा ही है। पर अगर हम मतलब उसका जैसे उद्घाटित मतलब या फिर व्यक्त होने की बात जब आती है, तब तो जीवन मूल्य पहले ही कंप्लीट होगा, उसके बाद ही हम मतलब मानव लक्ष्य को ही मतलब पूरा कर पाएंगे। क्योंकि जीवन मूल्य जो जीवन में जैसे ही मतलब सुख शांति संतोष आनंद की बात आती है, तो सुख का जो जैसे हमारा जो जीवन का जो गठन है, मतलब जो मन बुद्धि चित्त और बुद्धि और आत्मा, तो ये जो सुख शांति संतोष आनंद उसी से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम सबसे लोएस्ट लेवल पे जाएंगे कि हमारे जो मतलब सबसे लिमिटेड जो भी मानव जब भी गठन पूर्ण परमाणु हो जाता है, उसका मिनिमम एक्सप्रेशन ही सुख के आशा के रूप में व्यक्त होता है। क्योंकि हम अपने में भी देखते हैं कि सारे मानव का मतलब जो भी करता है वो सुख के लिए ही करता है, इसलिए उसका मिनिमम एक्सप्रेशन ही मतलब आशा ही सुख की आशा में करता है। तो ये मन के लेवल पे ही हम सुख की आशा करते हैं। जब भी अभी भले ही हमारा सुख का मतलब परिचय नहीं हुआ, या फिर हम जो निरंतर सुख को हम जानते नहीं है, इसलिए जो भी हमारा जो टेम्पोररी सुख होता है, उसी में हम उसको मतलब सुखी होना चाहते हैं, उसी से हम प्रयास करते हैं। जब भी हमको लगता है कि निरंतर सुख की कोई चीज होती है, तो हमारी मन और बुद्धि में जो तालमेल रहेगा, मन और बुद्धि को पहचानेगा,
या फिर निरंतरता होगा तो सुख उसमें धीरे धीरे सुख का हम अनुभव होगा कि ये निरंतर सुख है। तो वैसे भी वृत्ति और चित्त के उसमें जब तालमेल होता है या वृत्ति जब चित्त को पहचानता है तब हम उसको लगता है हमको शांति की अनुभूति होती है। फिर शांति जब सॉरी चित्त और बुद्धि में जब वो पहचान होती है उसमें हम संतोष का एक्सप्रेशन होता है। और जब बुद्धि और आत्मा की जब होता है उसको बुद्धि जब आत्मा को पहचानता है तभी वो आनंद के एक्सप्रेशन रहता है। मतलब एक ही वो फीलिंग है कि अनुभूति है, पर वो अनुभूति का भी मतलब अलग अलग, इसलिए हमने नाम अनुभूति की अनुभव ही अलग अलग है, इसलिए हमने उसका नाम भी अलग अलग दिया हुआ है। इसीलिए फिर आनंद फिर तो परमानंद हो गया। तो जब ये चीज हम जब हम अध्ययन गामी के विधि में जाते हैं तो हम इसको हमारा आवास भाष आवास ये सब होता है, पर वो निरंतर नहीं बनता। निरंतर तब बनेगा जब हमारे सहअस्तित्व के साथ हमारा अनुभूति होगा। जब भी वो निरंतर बन गया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर ऊपर से जो फ्लो आएगा तो आनंद और संतोष, शांति और सुख वो एक निरंतरता हो जाएगा और उसके एक्सप्रेशन हमारे अनंत काल के लिए हमारे जीवन में वो उद्घाटित हो जाएगा। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तब हम अपने को समाधान मानते हैं कि हम समाधान पूर्ण हो गए। अभी तो हमारे बीच में छोटे छोटे मतलब जो भी छोटे छोटे इंसिडेंट होती है वह जो जब भी अध्ययनरत होते हैं, अध्ययन हम जब करते हैं तभी हम कोई ना कोई चीज तो हमको लगता है कि नहीं हमारे थोड़ी सी समझ बढ़ रही है, थोड़ी सी इसमें बढ़ रही है। पर कभी कोई सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है जब वो लगता है कि नहीं हमारे तो वो चीज नहीं है, अभी भी हम परेशान हो रहे हैं, अभी भी हम चीज को समझ नहीं पा रहे, अभी भी हमारे संबंध में उस तरीके से रिश्ते मतलब अभी ठीक अच्छा है तो थोड़ी देर में या थोड़ी कोई सिचुएशन में फिर वो कहीं ना कहीं हिलता है डुलता है, मतलब वो चीज होता है। तो ये सारे जब हमारे जीवन मूल्य कंप्लीट हो जाएगा तभी हम अपने आप को समाधान मानेंगे। जब भी वो अपने आप मतलब समाधान, इसलिए वो मानव लक्ष्य तभी पूरा होता है जब भी हमारा जीवन मूल्य पूरा होगा। इसलिए फिर हमारे क्या होगा कि हम समाधान के साथ रहेंगे तो अपने में ही समाधान के ऊपर रहेंगे। फिर वो जब भी हम एक्सप्रेस करने जाएंगे हमारे परिवार में तो हमारे वो परिवार में जो एक्सप्रेस होगा वो समृद्धि के रूप में हम उसको पहचानेंगे। फिर जब हम समाज में उसको एक्सप्रेशन करने के लिए जाएंगे तो हम उसको अभय के नाम पे पहचान होगा। जब पूरे अखंड समाज के साथ फिर हम एक्सप्रेशन करेंगे उसको फिर हम सहअस्तित्व के साथ मतलब परिचय होता है। तो ये अपने में तो मतलब एक मानव के रूप में ये अपना मतलब जब एक्सप्रेशन की वो मानव लक्ष्य का जो 4 आयाम है तो एक्सप्रेशन की ही वो नाम है। मतलब समाधान अपने में, परिवार में समृद्धि और पूरे समाज में अभय और अखंड समाज में सहअस्तित्व। अखंड समाज मतलब जैसे सारा प्रकृति और 4 अवस्था और सहअस्तित्व, तो सहअस्तित्व अपने में उद्घाटित हो गया। तो ये मानवता पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का हायरार्की है। और फिर ऐसे ही सारे मानव के लिए है। जब सारे मानव ऐसे होंगे फिर सब मिलके हम एक ऐसे समाज गठन करेंगे जिसमें अभय ही हो, भय का कोई मतलब कोई ना रहे। और जब भी हम उस चीज को एक्सप्रेशन करेंगे पूरी के पूरे सहअस्तित्व हमको हमारे सामने हो और हम उसको पूरे आर पार देख पाएंगे। तो ये सारा मतलब जितना मैंने अभी तक समझा है तो इसी के लिए हम सब प्रयासरत हैं और सब ऐसे चाह रहे कि ऐसा हो जाए, हमारा धरती जागृति का स्कूल बन जाए और दूसरे ग्रह से लोग आए कि हमारी लंबा यात्रा तो लंबा है और मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती हूँ कि सच में हो जाएगा तो हमारे धरती पूरा जागृति का एक पाठशाला हो जाएगा, फिर दूसरे ग्रह में लोग आएंगे। तो अभी तो बोलने से ऐसा लगता है कि थोड़ा काल्पनिक है, पर वो एक्चुअली वो रियलिटी है। अभी हम जैसे जी रहे हैं ना तो वो काल्पनिक है और बाकी वो रियलिटी है। तो होप कि कितने कई साल में मतलब जो भी है हमारे इतना प्रयास है, सारे लोग जुड़े हुए हैं तो ये पूरे के पूरे मतलब अच्छे से बने रहे और ये फ्लो पूरा मेंटेन रहे। तो इसलिए आपको भी धन्यवाद बहुत भैया, आप मुझे मौका दिया बोलने का और मैं एक्सप्रेस करने का। और आप मेरे पहले गुरु है भैया, जैसे मतलब मैं इसलिए आपको जब भी मैं ये मतलब मेरे तो आपको पता है कि प्रैक्टिकल शिविर ही नहीं हुआ अभी तक, 3 दिन का हुआ फिर वो आगे, और अभी तो प्रैक्टिकल शिविर नहीं हुआ। मैं तो चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त वहाँ बिताऊँ और मेरे ऐसे भी मन है कि मैं 6 महीने के अध्ययन में जाऊँ, पर वो थोड़ा सा अभी स्थिति नहीं है मतलब फैमिली की, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो ये जितने सारे मेरे अंदर जो समझ आया है फिर बोलने की जो आई तो ये आपके वजह से हुआ, क्योंकि लास्ट जब भी हमने जो 2:30 बजे का जो हमने शिविर किया था, मतलब जो हमारा स्टडी सर्कल चल रहा था सैटरडे संडे को, मैं एकदम नई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था और बाकी जो भी साथी थे सारे पुराने थे और उनके पास काफी एक्सपीरियंस था और बड़े भी थे मेरे से। तो आप उनके बीच में मुझे बोलने के लिए मौका दिया और वो अप्रिशिएट भी किया कि हाँ, तो उसका मुझे कॉन्फिडेंस आया। तो आपको तो इस चीज के लिए आपको ही सारा मतलब धन्यवाद होगा, इतने मतलब
क्या बोलूं। नहीं, ये आपका स्नेह है कि आप ऐसे शब्द और भाषा प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे अपनी तरफ से बड़ा अच्छा लगता है कि आप कहती हैं कि आपने फिजिकली कम अटेंड किए हैं अभी से, लेकिन ये ऑनलाइन से ही आपकी स्थिति और गति जो है वो ऐसा लगता है कि काफी पहले से भी अच्छी ही रही होगी, ऐसा मेरा अनुमान बनता है। और आप ये भाषा को भी बड़े अच्छे से पकड़ के अपने से कनेक्ट करते हुए, रियलिटी से कनेक्ट करते हुए देख पाते हैं, तो देख के काफी अच्छा लग रहा है दीदी। आप साथ में बने रहें, आई एम श्योर के आगे बढ़ते हुए और भी अपनी स्पष्टताएं बनेंगी, आपके रहने से हम सब की भी स्पष्टताएं बनेंगी, आई एम श्योर ऑफ दैट आल्सो। थैंक यू आप ग्रुप में बने रहें। गुड, वेरी गुड, थैंक्स फॉर शेयरिंग। और कोई साथी? मनोज भाई, सॉरी उमा भाई ने हैंड रेज किया है, भैया कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ भैया, थोड़ा सा वॉइस लो है आप लोगों का, ये थोड़ा हमको जो सुनने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ईयरफोन नहीं लगाए हुए हैं हम। और एक बार मुझे अभी ध्यान गया। एक सेकंड देव भाई, और बाकी साथी सबको आवाज लो आ रही है? नहीं, आवाज बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो अभी उमा भाई बोले थे उनकी आवाज कम आ रही है। उनकी तो उमा भाई आप अपनी सेटिंग्स वगैरह बाद में चेक कर लेना, कुछ अच्छा, आपके यहाँ पर कुछ। हाँ, तो मेरे में ही दिक्कत होगी, हमको लगता है तब, है ना, क्योंकि किसी ने नहीं लिखा है वॉइस लो है, मैं ही लिखा हूँ। कोई नहीं, कोई बात नहीं। भैया ऐसा लगता है कि अभी मेरा ध्यान गया, जब दीदी बातें कर रही थी तो उस समय मेरा ध्यान गया, उस समय मैंने सोचा तो देखा कि वास्तव में जो ये आप बोले कि सुख, शांति, संतोष, आनंद, तो मैंने देखा कि मेरा ध्यान डायरेक्ट साक्षात्कार पर गया। तो तब मैंने देखा कि साक्षात्कार तो मैं एक एक चीज को कर रहा हूँ, इकट्ठा तो सभी कुछ नहीं हो रहा है। और जब साक्षात्कार मैं एक एक चीज को कर रहा हूँ तो वो फिर बुद्धि में जा रहा है, बुद्धि के बाद फिर आत्मा में, फिर जैसे ही वहां से परावर्तन हो पाता है तो वो स्थिति फिर आनंद की आ जाती है। तो इस वजह से लगा हमको कि मैं जो ये शब्द अभी बोला था कि ये कंटिन्यूसली चलता है, एक एक चीज होता रहता है, तो वही की स्पष्टता के लिए मैंने ये थोड़ा सा ये पॉइंट रखा था। तो भैया आप ही क्लियर करेंगे, फिर मैं यही बोलूंगा। कोई नहीं, ठीक है। और किसी का मन हो जिन्होंने अभी तक शेयरिंग नहीं किया, करना हो तो प्लीज करें, नहीं तो फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी मनोहर भाई, नमस्कार। हाँ, नमस्ते भाई साहब। देखिए, अच्छी चर्चा है। एक तो जीवन विद्या के काफी, जैसे मैंने परिचय शिविर भी किए हैं, अध्ययन में भी मैं पार्शियली अटेंड किया है और 4-5 साल से अटैच हूँ। तो मैं देखता हूँ कि हम जो पढ़ते सुनते हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे मतलब जैसे अभी मान लो इनके पहले दीदी ने इतनी बात की और ये किया, तो थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब हम शब्दों के और जो हमने पढ़ा सुना है उसी को हम रिपीट करने लगते हैं। दरअसल मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या एहसास कर रहे हैं, क्या चीज है, उसको आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं। तो एनीवे, समाधान जो है इसमें कोई शक नहीं है कि समाधान तो देखिए कि ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर क्षण हर चीज अगर आप अपने आप में देखते हैं तो हर जगह समाधान होता है, और समाधान होता है तभी उसी के फलन में समृद्धि और अभय जो आता है वो उसी के फलन में आता है। जैसे मान लो अगर इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि भाई आवश्यकताएं अनंत है और स्रोत सीमित है, और जब हम पठन अध्ययन में करते हैं कि भाई आवश्यकताएं सीमित है और स्रोत है वो असीम है, काफी ज़्यादा है, तो जब हम उसको अपने जीवन में देखते हैं तो फिर अपने आप ही आवश्यकताएं डिफाइन होती है। आवश्यकताएं डिफाइन होती हैं तो फिर वो नेचुरली समृद्धि का एहसास होता है, और जब समृद्धि का होता है तो जो लूट खसोट और जो चोरी चकारी और जो हम भागदौड़ में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को उसमें बेहतर पाते हैं तो संतोष होता है, तो फिर वो अभयता आती है। तो इस तरह से ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें कोई शक नहीं है कि समाधान, समृद्धि, अभय कुछ हद तक सहस्त्र तो हालांकि उतना डिटेल में नहीं, लेकिन समाधान, समृद्धि, अभयता जो है वो तीनों साथ ही चलती है। उसमें सबसे पहले हर पल हर क्षण अलग अलग परिप्रेक्ष्य में समाधान ही होता है और समाधान ही आपको हर जगह पहुंचाता है, ऐसी मेरी समझ बनी है। और मैं प्रतिपल लाभान्वित हो रहा हूँ विद्या से। मैं तो कहूँ कि मैं अपने घर में अगर मैं देखूँ तो मैं अगर क्रूड शब्दों में बोलूँ तो अगर मेरे विद्या से अगर मेरा इंट्रोडक्शन नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि मेरे परिवार में अब तक सर फूट गए होते हैं। ये मेरा और मेरी पत्नी का अहोभाग्य है कि हम
विद्या के संपर्क में आए और प्रतिपल उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। कहने का मतलब है समाधान ही पहले होता है और उसी से फिर समृद्धि, अभय सब कुछ आता है। ऐसा मेरी बात है। बढ़िया भैया, ये जीवन विद्या के परिचय से हम सब भी लाभान्वित हुए हैं, इसीलिए हम इसके प्रति समझने के लिए समर्पित भी हैं, अपना समय भी लगाते हैं। और मतलब परिस्थितियां सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो भी जहाँ खड़ा है वहां से आगे का सही रास्ता हमको दिखना शुरू हो जाता है वो, और अपने में विश्वास बनता है कि हाँ यही सही है, ये अपने आप में काफी बड़ी चीज है। तो बढ़िया हो गया। मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक को एक बार अभी अगले 5-10 मिनट में क्लोज करते हैं। काफी शेयरिंग जिन जिन को करना था मेरे ख्याल से अब तक हो ही गई होगी। और फिर जो है आज ही अभी हमको मतलब बिफोर द सेशन क्लोजेस हमें अगले सत्र में क्या करना है उसकी भी बात करने के लिए हमें आखिर में 15-20 मिनट रहे, ऐसा भी मेरे मन में है। तो इसको अगले 5-10 मिनट में क्लोज करते हैं। मैं अपनी तरफ से मुझे कैसा लगता है इसका वो भी रख देता हूँ। तो देखिए सच्चाई ये है कि मैं अभी तक जो समझने के क्रम में था तो मेरे में अपना ऐसा सेट हुआ था एक निष्कर्ष के रूप में कि जैसे समाधान ही सुख है। और ये अपने आप में जैसे जैसे हम जैसे समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि समाधान मतलब ऐसी भाषा तो हमने सुनी ही है और स्वीकार भी होती है कि समाधान स्वयं में, समृद्धि परिवार में, अभय समाज में और सह अस्तित्व चारों अवस्थाओं में पूरी धरती पर। तो ऐसे में लगता ही है कि समाधान से बड़ी चीज है समृद्धि, समृद्धि से बड़ी चीज है पूरे समाज में अभय, और फिर चारों अवस्थाओं में संतुलन और उसकी निरंतरता, इसको सह अस्तित्व कह रहे हैं। ये उससे भी बड़ी चीज है। तो ये इसी क्रम में होगा। पहले पहले मेरी जर्नी में पहले समाधान ही आएगा, फिर उसके बाद में कभी समृद्धि की स्थिति आएगी, फिर कभी अभय का फील आएगा और फिर कभी सह अस्तित्व। और फिर ये जो जीवन लक्ष्य के रूप में या जीवन मूल्य के रूप में सुख, शांति, संतोष, आनंद है, ये भी कहीं ना कहीं पर उससे ही 1 to 1 रिलेटेड था। तो इसको भी मैं क्रमशः ही देखता था कि पहले सुख आएगा या सुख की स्थिति आएगी, वो अचीव होगी, फिर शांति, फिर संतोष और फिर आनंद। और समहाउ मेरे अंदर एक ऐसा ऐसा निष्कर्ष सा बना हुआ था कि जब तक सह अस्तित्व प्रमाणित नहीं हो जाता, जब तक समाज में अभय प्रमाणित नहीं हो जाता, तब तक मेरे लिए या किसी भी मानव के लिए आनंद और संतोष की स्थिति को पाना भी संभव नहीं है। मतलब अगर इसको कहें कि बाहर तो भय का वातावरण है, समाज में अपराध हो रहा है, शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और मैं कहूँ कि मैं संतोष से जी रहा हूँ, तो मुझे मेरे में कुछ कुछ ऐसा निष्कर्ष बना हुआ था कि ये संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति के साथ में मैं 1 सप्ताह पहले मनन गोष्ठी में रायपुर मानव तीर्थ में गया था। तो वहां की चर्चाओं में अंकित भाई ने अपनी तरफ से जो एक शेयरिंग रखी थी, और अंकित भाई वहां रह ही रहे हैं तो काफी उनका भी एक अपना शोध भी चल रहा है और चर्चाएं भी साधन भाई और बाकी सबके साथ में चल रही है। तो भैया ने ध्यान दिलाया कि देखिए समाज की या परंपरा की 2 स्थितियां रहेंगी। एक होगी कि परंपरा भ्रमित है, जैसे कि आजकल की स्थिति में या 10-20 साल पहले तक की स्थिति में थे। और फिर एक कल्पना में ऐसा भी आ सकता है कि इवेंचुअली मानव परंपरा जो है वो मानवीय परंपरा बन जाएगी, जागृत परंपरा बन जाएगी। तो बीच वाला जो समय होगा ये संक्रमण काल होगा, ये टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसमें अभी अजागृत भी नहीं है, एक व्यक्ति जागृत हो चुका है जिसको हम आदरणीय नागराज जी के रूप में देखते हैं, और उन्होंने जागृति का प्रस्ताव दे दिया है। अभी और लोग भी समाधानित होने के लिए, जागृत होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, जीने में ला रहे हैं। तो समय के साथ साथ ज्यादा लोग जो है वो परस्यू करेंगे इन गोल्स को, और कुछ लोग उनमें से अचीव भी कर पाएंगे, फिर और भी अचीव कर पाएंगे। तो इसको संक्रमण काल बोला है। तो एक अजागृत परंपरा है, भ्रमित परंपरा है, और एक जो हमारे गोल के रूप में, हमको लक्ष्य के रूप में दिखता है, जागृत परंपरा। बीच वाले समय को कह रहे हैं संक्रमण काल, अभी इधर से उधर शिफ्ट हो रहा। तो अंकित भाई ने ऐसा ध्यान दिलाया जो मुझे सहज रूप से स्वीकार हुआ कि जब जागृत परंपरा होगी, है ना, कभी तो होगी ही,
उसमें समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व ये पहले से ही बाहर तो अवेलेबल होगा, प्रमाणित होगा। धरती क्योंकि जागृत परंपरा है, लोग समझदार हैं, तो सह अस्तित्व प्रमाणित है। धरती जो है वो चारों अवस्थाएं संतुलन में है। समाज में भी अपराध और जो भ्रष्टाचार और शोषण, जो इस तरह की जो अवांछनीय स्थितियां हैं, वो ना के बराबर है या बिल्कुल नहीं है, है ना? तो उससे एक अभय का वातावरण भी समाज में बना ही हुआ है ना? और काफी सारे परिवार जो है वो समृद्धि पूर्वक जी रहे हैं और काफी सारे इंडिविजुअल से वो समाधान पूर्वक। अब ऐसे में ये पहले से ही बाहर प्रमाणित है, हर व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार जीवन लक्ष्य के ऊपर काम करना है ना? तो काफी सारे लोग या बहुत सारे लोग समाधानित हैं। मैं समाधानित हो जाऊंगा तो सुख की अनुभूति। काफी सारे परिवार समृद्धि पूर्वक जी रहे हैं, तो मुझे समृद्धि पूर्वक जीना कैसे है, ये कोई ऐसा एक आदर्श जैसा नहीं लगता, ये एक व्यवहारिक बात लगती है। ऐसा लगता है कि ये संभव है, कोई बहुत मुश्किल चीज भी नहीं है, और फिर जो लोग इसके ऊपर मेहनत करेंगे वो उसको अचीव कर पाएंगे। तो जागृत परंपरा में मानव लक्ष्य पहले से ही प्रमाणित होगा। ये बड़ी आसानी से, कम से कम मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये बात तो ठीक ही है ना? बोले कि जागृत परंपरा है और अभी भी अभय का वातावरण है, ऐसा कहते हुए अभी भी भय का वातावरण है, ऐसा कहते हुए भी नहीं बनता। तो जब जागृत परंपरा होगी तो जो ये मानव लक्ष्य जो है ये पहले से ही अचीव्ड होगा, पहले से ही उपलब्ध होगा। मानव को अपने पे काम करना है, तो हर व्यक्ति फिर जो है ना क्रम से सीक्वेंशियली सुख, शांति, संतोष, आनंद ये अचीव करेगा। लेकिन वो भी काफी दूर है, वो पता नहीं उसमें कितना समय लगेगा, है ना? कम से कम हमारी पीढ़ी में तो नहीं होने वाला, सैकड़ों साल भी लग सकते हैं। तो अभी संक्रमण काल में मानव लक्ष्य उपलब्ध नहीं है अब, है ना? वो बाहर जो है वो ऐसा दिखता ही है कि अभी तो ये चीजें नहीं है। तो हर व्यक्ति यहाँ पर चलते हुए पहले अपने में जीवन मूल्य, जीवन लक्ष्य जो है इसकी अनुभूति करेगा, इसको प्राप्त करेगा, और उसके अनुसार मानव जाति के लिए मानव लक्ष्य उपलब्ध हो जाए, इसके लिए काम करेगा। क्योंकि ये लंबा काम है, ये अपनी शरीर यात्रा में अभी शायद नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन मानव लक्ष्य अचीव नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जीवन लक्ष्य अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना? तो ये भी अपने में क्रमशः होगा, वन सीक्वेंशियली, कि जैसे जैसे मैं समाधानित होऊंगा। अभी तो हम लोगों को काफी चीजों में कंफ्यूजन रहता है कि इस सिचुएशन में क्या करो, इस सिचुएशन में क्या करो, है ना? तो हम समाधानित भी नहीं है, इसलिए सुख की फीलिंग नहीं हो पाती। समृद्धि का भी जो है वो भी ज्यादा आता पता नहीं है, और ये काफी चीजें आपस में रिलेटेड भी है। जब तक ज्यादा लोग समृद्धि पूर्वक नहीं जी पाते, ज्यादा परिवार, तब तक एक परिवार के लिए भी समृद्धि पूर्वक जीना मुश्किल होता है। बाहर लोग समृद्धि से नहीं जी रहे हैं तो लूट खसोट का वातावरण बना रहता है, तो ऐसे में एक भय का वातावरण रहता है, तो अपना जो है वो काफी दिक्कत सी रहती है। कम से कम जिस स्थिति में हम अभी, जिस मानसिकता के साथ में, जितनी समझ के साथ में, ऐसा लगता है। तो बाबा जी की जब बात करते हैं तो बाहर अभी मानव लक्ष्य प्रमाणित नहीं हुआ है, क्योंकि परंपरा जागृत नहीं है। लेकिन जो मानव जागृत हो गया है वो अपने में सुख, शांति, संतोष, आनंद की अनुभूति किया होगा, ऐसा ऐसा आसानी से अपने में लगता है। तो वो अपने में ये सब अचीव किया, इसीलिए हम सबको मानव लक्ष्य का प्रस्ताव दे पाए, यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे ये दिखा पाए, ठीक है? और इसके लिए क्या करना है, वो रोड मैप, कार्यक्रम, उसका भी प्रस्ताव हमको दिया। शिक्षा में क्या करना है ना? कैसे होगा? 3 तरह की योजनाएं बताई कि एक जीवन विद्या योजना होगी, एक मानवीय शिक्षा योजना होगी, और फिर एक जो है वो 10 सोपानी व्यवस्था के रूप में जो है वो स्वराज्य मूलक व्यवस्था जो है वो भी बताया, योजना बताया। तो ये तीनों तो ये सब कुछ वो दे पाए, क्योंकि जीवन में इन इन चीजों को प्राप्त कर लिया। तो जब तक परंपरा जागृत नहीं है या संक्रमण काल में, पहले जीवन मूल्य किसी व्यक्ति में प्रमाणित होगा, मानव लक्ष्य जो है वो समाज में बाद में जो है वो होगा। और जागृत परंपरा में ये समाधान, समृद्धि, अभय, सहस ये पहले से उपलब्ध होगा, और हर व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार जीवन मूल्य अचीव करेगा। ऐसा
वहां पर एक एक एक्सप्लेनेशन के रूप में अंकित भाई ने अपनी तरफ से रखा और मुझे स्वीकार हुआ कि भैया ये ठीक है, अभी मैं यहाँ पर टिका हुआ हूँ। आप लोग भी बताएं कि ये सुनकर ऐसा ठीक लग रहा है ना? तो और बाकी अपनी स्पष्टताएं जैसे आगे बनेंगी उसको देव भाई कैसा लग रहा है? भैया थोड़ा टाइम लगेगा। मैं पूरे वीक अक्सर ये जो सेशंस रहते हैं उनके बारे में सोचता हूँ एंड सडनली कुछ एनलाइटमेंट टाइप लगता है कभी-कभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लगेगा। तो इसमें और कुछ कोई दीदी बोल रही थी बीच में, मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया। भैया जी बताइए वर्षा जी। आवाज नहीं आ रही वर्षा जी। भैया जी अभी आ रही है, हाँ जी। हाँ हाँ जी भैया जी, जब मैंने आपको अभी सुना और जिस तरीके से आपने अपने आप को रखा, मुझे बिल्कुल कनेक्ट हुआ दिल को कि बिल्कुल सटीकता से पहुंचता है, समझ में आता है कि सच बात यही है। मतलब तो बिल्कुल ऐसे निकला कि बहुत सुंदर आपको सुनकर। चल तो मैंने भी जब अंकित भाई को सुना तो मुझे भी लगा बहुत सुंदर। बढ़िया से मतलब ये ऐसा था तो जो जैसे ही आज की गोष्ठी शुरू हुई थी तो देव भाई ने कहा था कि मनन गोष्ठी में कैसा रहा, और तो ये इस तरह से भैया वहां पर जो है ना वो चर्चाएं हो रही थी और पूरा एक सप्ताह जो है वो सुबह से शाम तक रोज 5 घंटे चर्चाएं हो रही थी वहां पर। कुछ साथी जो है वो चर्चाओं में भाग लेते थे स्पेशली, और कुछ साथी जो थे वो ऑब्जर्वर के रूप में बैठे थे। उन्होंने अपना ऐसा कह दिया था कि भाई अभी हमारी स्थिति नहीं है इसमें पार्टिसिपेट करने की, लेकिन हम यहाँ पर बैठने से ही हम लाभान्वित हो रहे हैं, तो हम ऑब्जर्वर के रूप में बैठे। तो इतना ठीक हो गया अभी तक की जितनी बात हुई। अगर ये तो हम आगे अपने सेशंस को कैसे बढ़ाएंगे, जे भी एक परिचय हमने जो है वो पढ़ ही लिया था, तो आगे का प्लान कर लें क्या? मेरे मन में कुछ था, मैंने देव भाई से कल बात भी की थी, तो उसकी भी हम अभी 15 मिनट 20 मिनट जरूर चर्चा करेंगे। उमा भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भैया, तो जो बात अभी बताए तो वो तो पता नहीं क्यों नहीं ध्यान गया ऐसा। अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ कि बिल्कुल आपने लिखा भी है यहाँ पर स्लाइड पर कि मानव लक्ष्य और जीवन मूल्य दोनों चीज दिखाई। एक परंपरा की बातें कर रहा है मानव लक्ष्य कि मानव ऐसा हो जाए, है ना? तो जो हो जाए तो कोई भी नियम जो है जब हम लिखते हैं तो वर्तमान काल में ही लिखते हैं, वो फ्यूचर में और पास्ट में नहीं लिखते हैं। इस टाइप का ध्यान आपने दिलाया, आपके प्रति कृतज्ञता। और ये जो जीवन मूल्य है वो एक व्यक्ति में होना है, और एक एक व्यक्ति जब होगा, वो एक एक व्यक्ति में जब ये मूल्य स्थापित होगा, है ना, तभी तो मानव मूल्य बन पाएगा, पूरे परंपरा का मूल्य बन पाएगा। जी भैया। और इधर भी ध्यान गया। और अभी आप जो एक मिश्रित कोई बोलना चाहते हैं तो नहीं आप जी, और एक जी और एक मिश्रित जो परंपरा भी है, तो वो भी हमको ध्यान गया कि वास्तव में तो यही है कि एक तो अगर कोई भौतिकवादी ने पूरा जीता है, कोई आदर्शवादी ने पूरा जीता है, और बहुत बहुत मूल रूप से देखने जाते हैं तो दोनों ही व्यक्तिवादी हो जाता है, और भी मूल रूप से देखने जाते हैं तो दोनों में देखते हैं कि 50-50 में कोई 90% भौतिकवादी है तो 10% आदर्शवादी है, कोई 10% आदर्शवादी है तो 90% भौतिकवादी है, कोई 90% आदर्शवादी है उसमें 10% भौतिकवादी आई है। इस टाइप से हमको अभी गया जो मिश्रित परंपरा की या भ्रमित परंपरा की बात की आपने, उसको ऐसे देख पाए, हम सभी को देख पाए एक नजर में। और उसके बाद और दिखाई दिया कि वास्तव में इसमें आने में तो अभी पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन प्रयास हम लोग जो इसको, जैसे एक दीदी अभी बोली थी कि कल्पना में जब ये बात मानव ऐसे रहना शुरू कर देगा, है ना, वो कल्पना इतनी ताकत देती है, वो अनुमान क्षमता इतनी ताकत देती है ना, कि और भी कुछ करने का मन करता है, चलो जिए और अच्छी तरीके से, ऐसा दिखाई देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजीव भाई बताएं। भैया मुझे स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या संतोष और आनंद समाज से और सह अस्तित्व से नहीं जुड़ा हुआ? अगर हम स्वयं में आनंदित
कैसे होंगे जब तक समाज में भय होगा या अस्तित्व चारों अलाइनमेंट में नहीं होंगे, तो क्या हम आनंदित नहीं होंगे? ये बात कुछ क्लियर नहीं हुई बिल्कुल मुझे तो। हाँ, तो इसको भैया ऐसा कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अनुभव संपन्न हो गया, वो अभय से जी पा रहा है, उसने अपने भय से मुक्ति पा ली। ओके, ठीक है, समाज में अभय का वातावरण नहीं बना है, लेकिन है ना, तो यही भैया ये इसी तरफ ध्यान दिलाया जो मेरा ध्यान गया कि एक है भ्रमित परंपरा, जहां पर हम थे अभी 10-20 साल पहले तक, और मतलब बाबा जी के प्रस्ताव आने से पहले तक, मध्यस्थ दर्शन के प्रस्ताव से पहले तक, और एक होगी जागृत परंपरा, ठीक है, और एक है बीच वाला संक्रमण काल, जिसमें के इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट होने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। तो जैसे जैसे बढ़ेगी मानव लक्ष्य प्रमाणित होता जाएगा, लेकिन जब तक मानव लक्ष्य प्रमाणित नहीं हुआ है, तब तक एक व्यक्ति पूरा समझ करके अपने में संतोष और आनंद के साथ में जी सकता है। उसको पूरा रोड मैप क्लियर हो गया, मानव जाति एक इवॉल्व करती हुई स्थिति में है ना, अभी तक यहाँ पहुंचे हैं, आगे वैसे पहुंचेंगे और पहुंच ही जाएंगे, है ना। उसके लिए जो करना है वो अपनी भूमिका निभाते हुए वो कर ही रहे हैं, और स्वयं में समाधान समृद्धि के साथ में जी रहे हैं, है ना। तो और पूरा समझ में आ गया है और पूरा एस्टेब्लिश भी हो जाएगा, इस कॉन्फिडेंस के साथ में जब हम जी रहे हैं, तो उसको संतोष और आनंद कह रहे हैं। अभी के लिए इसको बेशक सूचना मानकर ही चल सकते हैं, अपने में शोध बना चलता ही रहे भैया, और भी सोचें इसके बारे में, ऐसा नहीं है कि अभी ही पूरा क्लिक हो जाए, है ना। हमारा भी सबका शोध चल ही रहा है भैया इसको। कुछ कुछ इस तरह से हुआ कि स्वयं में तो मैं आनंदित हूँ, लेकिन समाज के लेवल पे अभी ये नहीं आया, अभी नहीं आया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आएगा कैसे वो मुझे मालूम है, और जैसे आएगा उसमें मैं अपनी जो उचित भूमिका है वो निभा भी रहा। बिल्कुल, ठीक। भैया जी, जैसे अभी जो भैया जी बात रखे, उस बात पर एक ध्यान गया कि इस बात को और गहरे से समझने के लिए इसको उल्टा करके भी देख सकते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि समाज में अभय आ जाएगा तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि पहले समाज में लोग समझदार होंगे, तब जाके फिर मैं समझदार होऊंगा। तो इस मतलब होगा तो कोई पहले समझदार ही, पहले पूरी खुशी को प्रमाणित करेगा ही, तो फिर मैं क्यों ना हो जाऊं, है ना। तो इसको उल्टा करने से भी बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है, क्योंकि बिना समझदारी के तो अभय बनेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक, बढ़िया, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से अपना भी ध्यान जाए, और हम जब चर्चाएं करेंगे तो दूसरे साथी भी हमारा, उनको भी जैसे ध्यान जा रहा है, तो लाइक मतलब हम सब एक दूसरे का इस तरह से ध्यान आकर्षण कराते हुए, सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी मेरा प्रस्ताव है कि इस स्लाइड को मैं क्लोज करता हूं, और अभी हम अगले संडे से कैसे चलने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जी भैया। तो मैं अब एक सेकंड खोल लिया मैंने, देखिए। तो अभी एक पुस्तक है विकल्प एवं अध्ययन बिंदु। तो अध्ययन के क्रम में हमारे जो पुराने साथी हैं जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, उनका ऐसा एक फ्लो भी रहता है कि इसी क्रम में ही अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले एक फिजिकल जीवन विद्या शिविर किया जाए, उसके बाद में जीवन विद्या एक परिचय, जैसे बाबा जी ने एक शिविर किया तो उसको पुस्तक के रूप में रखा गया, तो उसका पठन किया जाए, हमने वो भी कर लिया। उसके बाद में ऐसा फ्लो में प्रस्तावित है कि विकल्प एवं अध्ययन बिंदु, इसको जो है ना, इसको जो है वो स्टडी किया जाए। कुछ साथियों को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा, तो हम सब जो है इसको अच्छे से समझ लें। इसके लिए इसमें एक दो चीजें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। इस पुस्तक को इस सेशन के बाद में देव भाई पूरे ग्रुप में शेयर कर देंगे, क्योंकि इसको अगले संडे से हम रेफर करेंगे। तो ये पतली सी किताब है, ज्यादा पेजेस नहीं है इसमें। ये इसका पेज नंबर 13 जो है ना, इसमें काफी महत्वपूर्ण है जो बाबा जी ने प्राक कथन या प्रीफेस के रूप में लिखा है। इसका पहला पैराग्राफ जो है, इसको देव भाई आप पढ़िए प्लीज।
जी, प्राक्कथन, मैं अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन अर्थात मध्यस्थ दर्शन सअस्तित्ववाद पर आधारित जीवन विद्या प्रबोधन कार्यकलाप के लिए बिंदुओं को निश्चित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। इस प्रयास में अपेक्षा यही है कि हर जीवन विद्या प्रबोधक इंगित सभी बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे और सुस्पष्ट करेंगे। बस बस भैया इतना ही, मेरे को लग रहा है ये इसी पे ही हम जो है ना फोकस करके बात को आगे बढ़ाते हैं। ये आदरणीय नागराज जी ने इस पुस्तक के प्रीफेस में लिखा है। तो बेसिकली कह क्या रहे हैं बाबा जी कि जब भी जीवन विद्या परिचय शिविर हो 7-8 दिन वाला जो रहता है, तो जो भी रिसोर्स पर्सन प्रबोधक जो उसको संचालित कर रहे हैं, उनसे बाबा जी की ये अपेक्षा है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है कि इस प्रयास में जीवन विद्या प्रबोधन कार्यक्रम में इस प्रयास में अपेक्षा यही है कि हर जीवन विद्या प्रबोधक इंगित सभी बिंदुओं पर ध्यान कर रखेंगे और सुस्पष्ट करेंगे। तो इसके बाद में जो पेजेस आ रहे हैं उसमें बाबा जी ने 39 पॉइंट्स जो है ना वो लिखे हैं। तो वो एक तरह से मार्गदर्शन है जीवन विद्या प्रबोधक के लिए कि जब भी शिविर हो तो इन 39 पॉइंट्स को शिविर में कवर किया जाए और सुस्पष्ट किया जाए पार्टिसिपेंट्स के लिए। ऐसा ऐसा बाबा जी स्वयं ही सुझाव दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सब ने परिचय शिविर कर लिया है, एक नहीं कई कर लिए हैं, और जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक भी पढ़ ली है जो बाबा जी ने शिविर किया। तो हम सब मिलकर ऐसा कर देखें कि जो पहले परिचय शिविर में जिन बिंदुओं की स्पष्टता प्रबोधक बना दे और पार्टिसिपेंट की बन जाए, क्या हमारी कुछ परिचय शिविरों के बाद में ये स्पष्टता बन गई है या नहीं बन गई है, हम इन सब बिंदुओं को एक एक करके आने वाले सत्रों में डिस्कस करें, ऐसा मेरा प्रस्ताव। ऐसा ठीक लग रहा है सब साथियों को? कम से कम पुराने साथियों को आप ही के सहयोग से ये सत्र जो है वो इस तरह से चलेगा। तो किन किन साथियों को लग रहा है प्लीज हैंड रेज करें या वैसे हाँ करके बोल दें कि हाँ इस तरह से चलेगा तो ठीक रहेगा। जी भाई साहब। नहीं ये संजीव भाई बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से, और ये इसी तरह चले बेटर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्रतिभा जी, वर्षा जी, मनोहर जी, बाकी साथी, भुवन भाई। हाँ भैया हाँ है। और मैं तो समस्या में तो ये हो गई कि इस सेंटेंस पे ध्यान क्यों नहीं गया कि इस तरीके से पढ़ना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो नहीं गया ध्यान तो भी कोई बात नहीं। अभी जो है उमा भाई, राजीव भाई, इनका भी आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए हमारी तरफ से एक कमिटमेंट रहे, इसको ना आगे चलते हुए एक गहन अध्ययन के रूप में हम इस सत्र को चलाएंगे। ठीक है, मेरे को इस चीज से कोई परेशानी नहीं है कि गोष्ठी में सिर्फ 5 लोग आए बेशक, ठीक है, लेकिन कमिटमेंट के साथ में रहे। अभी मैं काफी बार देखता हूं तो है ना, तो मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि मतलब और भी चीजों की जिंदगी में प्रायोरिटी है और कोई समय नहीं रहता और कोई मतलब और कोई काम नहीं रहता तो चलो भैया इस गोष्ठी में भी आ जाते हैं। एक तो व्यू ऐसा हो सकता है, ऐसे साथी अपने को मोस्टली ऑब्जर्वर की भूमिका में रखें या जब कभी आ रहे हैं रहे, लेकिन कम से कम 4-5 साथी ऐसे रहें जो कि इस कमिटमेंट के साथ में रहे कि हाँ भैया ये इन सत्रों की ये मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रायोरिटी है। ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस मेरे को कोई बहुत जरूरी काम होगा तो मैं नहीं आ पाया तो अलग बात है, अदरवाइज 80-90% ऑफ द टाइम ये सत्र में मैं आ पाऊंगा। तो हम इन बिंदुओं को चर्चा करेंगे और इस चर्चा में अहम भूमिका आपकी रहे। ठीक है, तो ये जो बिंदु बताए बाबा जी ने, ये पेज नंबर 13 पे ऐसा लिखा कि भैया ये बिंदु हैं, इनकी स्पष्टता जो है वो प्रबोधक स्पष्टता देगा। एंड इसमें इनहेरेंट ऐसा बोला नहीं है लेकिन ये समझ में आता ही है कि भाई पार्टिसिपेंट की स्पष्टता बन भी जाए, है ना। तो हम एज ए पार्टिसिपेंट आप सबसे भी ये अपेक्षा रहेगी कि ये अगर मैं इसको सामने रखूं तो पेज नंबर 14 में जो है ना पूरे प्रस्ताव को बाबा जी ने मोटा मोटा सा ऐसा रखा है, ये एक स्टेटमेंट के रूप में, इसको भी छोड़ देते हैं।
फिर पेज नंबर 15 में एक्चुअल में कंटेंट शुरू हो रहा है। तो ये समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, इसको कह रहे हैं। फिर अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन में अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, विवेक एवं विज्ञान, ये कह रहे हैं। और इसका लोकव्यापी करने के लिए शिक्षा के रूप में जीवन विद्या योजना, और मानवीय शिक्षा के लिए ये योजना, और शिक्षा का मानवीयकरण योजना, और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना। ये वाली 3 चीजें मूल रूप से जो है वो बाबा जी हाईलाइट कर रहे हैं, और 1-2 सेंटेंस और लिखे हैं। और फिर पेज नंबर 16 से इनका एक्सप्लेनेशन शुरू हो गया। जैसे कि सबसे पहले बोला कि अस्तित्व दर्शन ज्ञान जो है ये इसके ऊपर ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर अस्तित्व दर्शन से शुरू हुआ कि अस्तित्व दर्शन का मतलब क्या है ना। तो बाबा जी व्यापक जो है वो मूल में रखकर सारी बात कर रहे हैं। तो अस्तित्व दर्शन में भी मूल में जो है वो व्यापक को रखा गया, है ना। और फिर उसके बाद में प्रकृति में पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, ये पॉइंट नंबर 2 आ गया, है ना। इसी को ही कंटिन्यू करते हुए पॉइंट नंबर 3 में भी कुछ बात कर रहे हैं। फिर 4 में पदार्थावस्था की डिटेलिंग हो रही है। फिर 5-6 में धरती पे इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, इन पॉइंट्स में थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो बातचीत चलनी शुरू हो गई। ये ऐसा करते हुए पॉइंट नंबर 15 तक चला। फिर पॉइंट नंबर 16 जो है वापस आते हैं। तो ये जो यहाँ पर था कि अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण। तो पहले 15 पॉइंट जो है वो अस्तित्व दर्शन ज्ञान के थे। फिर वो जीवन क्रिया वाला स्लाइड जो बना, वहां से जीवन ज्ञान वाले पॉइंट, है ना। तो ऐसे ही आप फ्लो में देखेंगे। तो अब आपसे प्रस्ताव ये है कि अगले संडे को जब हम बैठेंगे तो आप में से कमिटमेंट आ जाए अभी से कुछ साथियों का, हाँ भैया जो है ना हम अगले संडे को पार्टिसिपेट करेंगे, और थोड़ा सा सोच करके आएंगे। पूरा सप्ताह का समय है ना। इस सप्ताह में आप जो यहाँ पर अस्तित्व दर्शन जो है ये जहां से शुरू हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। ये स्लाइड थोड़ी सी गहरी स्लाइड है ना। ये अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अपने में भी ऐसा पाता हूं कि इस स्लाइड को एक्सप्लेन करने की पूरी योग्यता मुझ में भी नहीं है। लेकिन मूल में क्या निकल कर आता है कि व्यापक की बात हो रही है इस स्लाइड में। तो अभी तक की जितने भी आपने शिविर किए, जितने भी सेशंस अटेंड किए, जितनी भी पुस्तकें पढ़ी, उससे व्यापक के बारे में आपकी जो समझ बनी है उसको रख सकते हैं। जी भैया, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है। तो इस स्लाइड मतलब ये जो इस पेज पे जो ये लिखा जा रहा है, इसको बेशक पूरा ना कर पाए, है ना। इस मतलब इसको ना भी देखें इस फ्लो में, इसको हम पेंडिंग में भी रख सकते हैं। हम कभी किसी और सीनियर साथी को बुला लेंगे मुझे लग रहा है, और इस स्लाइड को उनके माध्यम से हम अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कम से कम व्यापक की तो हमारा कुछ ना कुछ अभी तक नोशन बना है ना, कुछ ना कुछ हमने अपने में कुछ बनाया है, सेट किया है कि भैया ये व्यापक क्या क्या कह रहे हैं। तो अभी तक आप सबको व्यापक से जो जो समझ में आया, ठीक है, अपने अपने तरीके से कौन कौन, अब ये बिल्कुल साफ कर लेते हैं, कौन कौन जो है किसी तैयारी के साथ में बेशक अपने नोट्स बनाए, सिर्फ बोलना हो तो बोले, बेशक चाहे तो 1-2 स्लाइड में भी बनाकर लेकर आए, 1-2 बनाए, ज्यादा भी बनाए। मतलब मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा कि आपको ये ना लगे कि काम भारी हो जाएगा, लेकिन आपको लगे कि बनाना चाहते हैं तो ज्यादा स्लाइड्स भी बना सकते हैं, और उसको अपनी तरफ से प्रस्ताव रूप में रखें कि भाई हाँ मेरे को अभी तक व्यापक से ऐसा समझ में आया है। और मुझे भी मालूम नहीं है कि किस स्पीड से चलेगा ये पूरा का पूरा सेशन, क्या व्यापक एक पूरे सेशन में कवर हो पाएगा, या आगे भी चलेगा, या कहीं आधे घंटे में ही समाप्त हो जाए। तो जो है व्यापक से अगले भी 1-2 पॉइंट्स जो है वो उसके ऊपर भी साथ साथ थोड़ा सा अपने में मनन चलता रहे, और फिर हम देखेंगे किस स्पीड से चलता है। तो एक तो वर्षा जी का हैंड रेस हुआ है कि ये व्यापक की एक तैयारी के साथ में आएंगे। बढ़िया हो गया। और कौन कौन आएंगे? एसके भाई जी, बढ़िया हो गया।
भैया ये नेक्स्ट सेशन के लिए ना? हाँ जी, अगले संडे को। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरा भी नाम। हाँ जी भैया, मेरा भी नाम। हाँ ठीक है, जो हैंड रेज नहीं कर पा रहे वो ऐसे बोल के बता दें। तो अपना नाम बताएं। एक तो उमा भाई हो गए, और प्रतिभा दीदी ने भी बोला था। जी जी। और शालिनी दीदी आपने भी बोला। हाँ जी भैया। बहुत बढ़िया दीदी। और कौन सा थी, है ना। देखिए, ऐसा कमिटमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपका कोर्ट मार्शल हो जाएगा अगर आप अगले संडे को नहीं आए, मतलब कोई काम वाम पड़ गया नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपका आने की कोशिश रहेगी। इस कमिटमेंट के साथ में भी नाम बता सकते हैं। जी भैया। मैं भी नहीं भैया भैया, ये आने की, सॉरी, हाँ जी, बताएं। भुवन भाई बोल रहे थे। नहीं भैया मनोज बोल रहे हैं। हाँ, मनोज गुप्ता जी, हाँ जी। जी भैया, मैं भी आने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। और अभी तक जानकारी के हिसाब से मैं बताऊंगा व्यापक के बारे में, और कोई तैयारी के साथ तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आऊंगा। नहीं, तैयारी मतलब कुछ सोच के तो आएंगे ना, मतलब कि भैया क्या जितना मतलब मैं जानता हूँ व्यापक के बारे में, या जितना मैं अभी तक अनुभव कर पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा अपने बारे व्यापक के बारे में। ठीक है, ठीक है। और एक सुझाव ये है भैया कि कम से कम ना, मतलब एक दो परिचय शिविर किए हो कुछ लोगों की। देखिए, कुछ साथियों को तो मैं जानता हूं पर्सनली अच्छे से, किसी किसी का मुझे मालूम नहीं है डिटेल में। तो बिल्कुल नए साथी हो ना, तो वो मेरा सुझाव है कि और थोड़े समय तक ऑब्जर्वर की भूमिका में रहे। मतलब अगर एक दो परिचय शिविर नहीं किए हैं, और अगर ये जीवन विद्या एक परिचय की जो हमने पुस्तक पढ़ी थी, इसको भी अगर मतलब एक बार नहीं पढ़ा है, अगर छूटा हुआ है, तो बिल्कुल उत्साह में ना रहे। तो मनोज भाई, आपके शिविर वगैरह और आपकी स्थिति नहीं, हम कोई उत्साह में नहीं है। हम एक परिचय शिविर किए हैं बिजनौर में, उसके आधार पे जितना जान पाए हैं, समझ पाए हैं, और जो जानते हैं। ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं, लिखा पढ़ी नहीं, कोई विद्यार्थी तो है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जो जान पाए हैं उसके बारे में मैं रखूंगा अगले संडे को। चल ठीक है। और बताएं। उमा भाई का हो गया, मनोज गुप्ता जी का हो गया, भुवन भाई। भैया अगले वीक ऑब्जर्वर बनेंगे, फिर उसके अगले वीक तैयारी करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। जी भैया। ऑब्जर्वर में रहेंगे, है ना। तो जिनका मन हो कि भाई इसमें आगे अपना जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा उसके साथ में करना चाहिए, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बताएं, भुवन भाई ऑब्जर्वर की भूमिका में बता रहे हैं, और मैंने पढ़ा भी, राजीव भाई भी कह रहे हैं कि मैं भी ऑब्जर्वर की भूमिका में कुछ समय रहूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नलिनी जी। जी भैया जी, अभी तो ऑब्जर्वर के रूप में ऑब्जर्वर के रूप में रहेंगे, ठीक है। शैलेंद्र भाई। भैया मैंने सोचा है थोड़ा दिन वहां पर ये हापुड़ में जाने का सोचा है इसको दर्शन के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मतलब वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आप इन सेशंस में जब भी वहां नहीं होंगे तो यहाँ बने रहेंगे, ऐसा हाँ, यहाँ तो हूँ। और जहाँ यहाँ रहेंगे तो किस भूमिका में रहेंगे, मतलब शेयरिंग पार्टिसिपेंट रहेगा भैया, 100% रहेगा। लेकिन अगली बार के लिए डाउटफुल है, ऐसा कह रहे हैं। नहीं, संडे को अगर वहां नहीं गया तो यहाँ पे रहूंगा। यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया शैलेंद्र भाई का। बढ़िया। और कौन रह गए? भैया मैं मनोहर गोयल। हाँ जी। ऑब्जर्वर तो हूँ ही डेफिनेटली। ठीक है। एटलीस्ट फॉर 1 वीक मैं ऑब्जर्वर रहूंगा। अगर मुझे उस समय लगा, स्पॉन्टेनिटी लगा और परमिटेड होगा तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज मैं ऑब्जर्वर रहूंगा। बट आई विल बी देयर डेफिनेटली। ठीक है। और एक और मेरा सुझाव था, क्योंकि सभी लोग काफी तीव्र इच्छा के साथ में हैं, तो अब चूंकि जैसे हम अध्ययन बिंदु में अगर अग्रसर हो रहे हैं, तो अगर संभावना हो तो ट्वाइस ए वीक करें तो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा बेहतर कर सके हम, ऐसा मुझे लगता है। तो भैया ये इस बारे में मैं भी सोच रहा था। तो देखिए, आप लोगों की ये कितने लोगों को लगता है कि इसको ट्वाइस ए वीक किया जाए, तो वो भी ट्वाइस ए वीक आ सकते हैं या आना चाहते हैं? ये बिल्कुल
है ना, मतलब देखिए सबकी अपनी अपनी स्थितियां भी हो सकती हैं। हाँ। तो ट्वाइस ए वीक का मेरा ऐसा अनुमान लग रहा है कि फिर हम उसको सैटरडे मॉर्निंग टाइप का कुछ रखेंगे, है ना, संडे की जगह पे, संडे के साथ में मतलब। नहीं, मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा क्या होता है कि कॉन्जिक्यूटिव 2 डेज के बजाय एक मिड उसमें हो, वेडनेसडे जैसे या थर्सडे हो, तो ज्यादा मेरे को लगता है ऐसा। तो थोड़ा मतलब एक ये क्या, साथियों की भी अनुकूलता देखते हुए काफी सारे हाँ लोग ना अनुकूलता तो, वर्किंग रहे, हाँ हाँ वर्किंग अनुकूल, रहते हैं, कोई कोई जी जी, टीचर है, कोई हाँ जी, नॉर्मल हाँ जी, ऑफिस में है, सबका टाइम भी रूटीन में अलग अलग रहता है। हाँ तो हाँ, फिर किन्हीं का स्किप ना हो, मतलब इसको बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल, नहीं वो है तो ना। देखना ही है, वो देखना ही तो है। एक काम करते हैं, हम सब इसको बढ़ाना चाहते हैं, ये अपने मन में आ गया। अभी इसको ना 2-4 संडे जो है सिर्फ संडे के हिसाब से ठीक है, चलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें हमको इंटेंसिटी दिखेगी, तीव्रता दिखेगी, और एक ऐसा लगेगा कि ग्रुप की एक कंटिन्यूटी बन रही है। तो फिर हम आपस में तालमेल बिठा के देखेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ठीक हो गया, बढ़िया। तो देव भाई, आपका नाम तो कहाँ लिखें, जी जी लिखिए। है ना, तो आपका नाम भी मैं पार्टिसिपेंट वाले उसमें लिख रहा। बढ़िया। तो ये इस तरह से रहेगा। एक चीज की और ध्यान में रहे थोड़ा सा कि थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि पंक्चुअलिटी पे भी हम सब लोग फोकस कर पाए। मतलब अभी मैं ऐसा देखता हूँ कि कई साथियों का ऐसे लगता है कि भैया शुरू होते होते देर हो जाती है, तो ठीक है 8:30 भी आ रहे हैं। अब हम अगले संडे से एक फोकस्ड वे में पुस्तक में अपनी शेयरिंग के साथ में स्पष्टता बनाते हुए चलेंगे। तो मतलब मेरा मन ये रहेगा कि लेटेस्ट 8:05 तक जो है हम सेशन को शुरू कर दें। ठीक है, तो अगर 4 साथी होंगे तो हम 4 साथियों के साथ ही शुरू कर देंगे। बिल्कुल सहमत हूँ मैं। देव भाई, ऐसा ऐसा ठीक है, क्योंकि मैं अपने में देख पाता हूँ तो मैं आ जाता हूँ 8 बजे, मैं देव भाई को देख पाता हूँ, देव भाई भी आ जाते हैं 8 बजे। फिर हम देखते हैं कि 8:05 7 मिनट तक धीरे धीरे कोई एक एक दो जुड़ रहे हैं। तो कम से कम 2-3 साथी और जो है वो कोशिश करें कि भैया 8 बजे पूरा ज्वाइन कर लें, 8, है ना। तो बस वो शुरू के 2-4 मिनट में नमस्ते किया, किसी को कोई पुराना डाउट है, हल्की फुल्की बात की, और हम 8:05 पे सेशन शुरू कर दें, बेशक 4 लोग ही। ऐसा मेरा अपनी तरफ, धीरे से सबको मैसेज जाएगा भैया कि ये चर्चा तो 8 बजे शुरू हो जाएगी 8:05 पे। तो जिनको गंभीरता के साथ में इसको परस्यू करना है, समझना है, वो भी फिर अपने आप थोड़ा 8:05 पे आ भी जाएंगे। ऐसा ठीक है भैया? जी जी, मुझे क्योंकि स्टार्ट करना रहता है तो 7:55 पे अक्सर मैं कर लेता हूँ। आप 7:55 पे कर लेते हैं, ठीक है, मुझे नहीं मालूम था, मैं 8 बजे करता हूँ। तो जिनको मतलब बिल्कुल लगे, अगर धीरे से हमें ऐसा लगे कि हम 8 बजे ही मीटिंग शुरू कर सकते हैं, तो एक्चुअल में हम लोग अपना लॉगिन का टाइम 7:55 का टारगेट रख के करें, हाँ जी। और 8:01 पे हम अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं। ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये, हाँ जी बताएं शैलेंद्र भाई। मैं वो दूसरी मीटिंग से यहाँ स्विच करता हूँ। सुनपाल भैया की मीटिंग चल रही होती है ना, जो अच्छा 6:30 बजे से। अच्छा, वो कितने हाँ बजे तक सुबह से चलती? वो 8 मतलब 8 सवा 8 तक चल जाती है, अच्छा, सवा 8 तक ठीक है, चल जाती है वो। ठीक है, तो अब धीरे से अपने में देख लेंगे, प्रायोरिटाइज हो जाएगा। हाँ और हाँ। यहाँ पे भी देखिए, एक तरह से हम एक क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे ही, तो किसी को ऐसा लगे कि भैया मेरे को भी दूसरों का शुरू का 15 मिनट मिस हो गया, लेकिन मैं जब आऊंगा तो अपनी प्रस्तुति के साथ में आऊंगा, ये कमिटमेंट आपकी तरफ से रहना चाहिए, है हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। मतलब ठीक है, आपका कुछ और भी काम है, आप 8:15 आए सब, तो आपने बीच में अपनी प्रस्तुति भी रख दी, और फिर आप अंत तक बने रहे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक मैंने मनन गोष्ठी में ऐसा देखा था कि इसमें ना काफी सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं रख रहे थे। भाई किसी ने प्रस्तुति की, किसी व्यक्ति को कुछ उस प्रस्तुति पे प्रश्न है, तो उस व्यक्ति से डायरेक्टली प्रश्न कर सकते हैं कि भैया आपने ऐसा रखा तो मुझे ये समझ में नहीं आया। तो एक तरह से ना क्वेश्चन आंसर का भी अपना अभ्यास होगा, जो भी आप में से कुछ बात रख रहे हैं। तो साथी सिर्फ प्रस्तुतकर्ता से प्रश्न करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो गया किसी ने प्रश्न किया तो अब किसी और ने प्रश्नकर्ता से प्रश्न करना शुरू कर दिया, है ना। वो फिर जो है वो एक हौच पौच सा पूरा बन जाता है, और वो तो जो प्रस्तुति कर रहे हैं उससे प्रश्न बनाए रखें अपने, आपका प्रश्न है उन्हीं से बने, और एक एक पूरे अच्छे भाव के साथ में हम इसको अपनी अपनी स्पष्टता बनाने के क्रम में इस पूरे के पूरे सेशंस को देखेंगे।
ऐसा ऐसा मेरे मन में चल रहा था। तो देव भाई ऐसा ठीक है, बाकी सब साथी भी बताएं तो इस मुद्दे पे हम इस पॉइंट पे फिर हम आज की मीटिंग को अब हम क्लोज कर सकते हैं। ऐसा जितनी हमने बात की, किसी का कुछ डाउट हो, कुछ अपनी तरफ से लग रहा हो कि भैया ये कुछ बदल सा गया है, कुछ संशोधन चाहते हो, तो प्लीज अभी कर सकते हैं 5 मिनट। आप भैया एक एक करके रोमांच और एंजाइटी दोनों ही दे रहे हैं। नहीं, एंजाइटी वाली बात नहीं है। देखो भैया, ऐसे सुनते सुनते ही जिंदगी कट जाएगी ना भैया, तो उससे उपलब्धि कुछ नहीं। देखो मैं पहले भी बोला था, परिवार में ही सबको काम करना है ना, खास तौर पे अगली पीढ़ी के साथ में काम करना है। तो अभी व्यक्ति में हमारा कुछ अधिकार बनेगा ना, हम अपनी बात को रख पाएंगे तो अपने बच्चों से भी रख पाएंगे। सीधा बच्चों से प्रयोग करेंगे, अभी अपने को पूरी तरह से रखना भी नहीं आया है, तो बच्चे को ही थोड़ी देर में लगेगा अरे यार ये मम्मी क्या कह रही है, पापा क्या कह रहे हैं, यार इनको तो खुद को भी पता नहीं है। तो हम सब एक दूसरे को वो प्लेटफॉर्म दें कि हम अभिव्यक्त हो सके। अभिव्यक्ति का मेन पर्पज है, मुझे लगता है, स्व मूल्यांकन हो जाता है। और एक ऐसा हम देख भी पाते हैं, एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन पाते हैं कि भैया अरे कोई एक व्यक्ति ज्यादा तेजी से समझ पा रहा है तो मैं भी मेहनत करूं तो ज्यादा तेजी से समझ पाऊं। ये भी एक दूसरे का इस तरह से हम प्रेरणा स्रोत बन पाते हैं। सभी लोग एक ही चीज को समझ रहे हैं तो किसी का किसी तरह से ध्यान जाता है, वो भी जो है फिर हमारा ध्यान भी उस तरफ चला जाता है। जैसे मैं मनन गोष्ठी में गया था, तो जो ये प्रश्न आज सुबह हमने 1 घंटा डिस्कस किया, ये मेरे मन में ये प्रश्न था ही नहीं, ये कहीं और से आया और मेरी स्पष्टता बन गई, है ना। तो हम सब अलग अलग तरीके से शोध कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से बात को रखेंगे, उन मुद्दों को उस तरीके से भी हमारा ध्यान जाएगा जो अभी तक नहीं गया। तो मैं अपने में ये देख पाता था अभी तक के सेशंस में कि 90% मैं बोलता था, तो मैं उस चीज को अब मुझे लग रहा है कि शिफ्ट करने की आवश्यकता है। मैं आपके साथ में बना रहूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, लेकिन अभिव्यक्त होंगे ये आपका कमिटमेंट जी। इन पॉइंट्स को थोड़ा सा समराइज करके ग्रुप में भी डाल सकते हैं देव भाई, थोड़ा मतलब बाद में 2-4 घंटे लेके आज जो है ना, जो साथी नहीं जुड़ पाए तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए और पुस्तक को भी शेयर करते हैं तो बढ़िया। तो अगले वीकेंड, अगले संडे को क्या करेंगे, सुबह जो हमने कहा था व्यापक वाली, वो पूरी उसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन व्यापक से हम अभी तक क्या समझे उसके ऊपर बात करेंगे, और थोड़ा सा अगले भी 1-2 पॉइंट्स के ऊपर अपना मनन चलाते रखें, ताकि पता नहीं मुझे भी कि किस स्पीड से चलेगा, तो मतलब उस हिसाब से ऐसे ही हम आगे कंटिन्यूसली चलाते हैं। फिर बाद में देख लेंगे, इसको सप्ताह में 2 बार करना होगा, जैसे सबको ठीक लगेगा वैसे करना। बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। एंड अब एक सीरियस जर्नी पे आगे बढ़ते हैं अगले संडे से। नमस्कार जी, नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते। एक्साइटमेंट फील हो रही है नेक्स्ट संडे के लिए। बढ़िया बढ़िया।